जी, भारती मसंद जी का प्रश्न है गांधीधाम कच्छ से। उनका प्रश्न है कि विचार का क्या मूल्य है और उसे कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। क्या विचार ऐसे ही आते हैं या सबकॉन्शियस में कोई बात है और वहीं से वो क्वेश्चन निकलते हैं। विचार क्या हैं और विचारों का क्या महत्व है। विचारों का महत्व कैसे तय होगा। विचारों का महत्व तय ऐसे होगा कि विचार आप कर रहे हैं कि विचार आपको कर रहे हैं। क्या विचार आपके स्वामित्व से आ रहे हैं या विचार आपको हैक करके ऑपरेट कर रहे हैं। इस बात से महत्व तय होता है। बहुधा भी तो ऐसा ही होता है कि विचार आपको ऑपरेट कर रहे होते हैं, हैक करते हैं और ऑपरेट करते हैं। आप विचारों के मालिक नहीं हैं, विचारों के स्वामी नहीं हैं। आप जो है किसी परिस्थिति विशेष के आने पर, किसी भी घटना के घटने पर या कुछ भी आयोजना के लिए विचार करते हों, ऐसा बहुधा कम होता है। कोई भी घटना घट रही है, वहाँ पर जो है प्रतिक्रिया होती है और उस प्रतिक्रिया के दौरान ही भीतर कोई सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न और उसकी उदीर्णा हो जाती है, संस्कार की उदीर्णा होती है और वह जो है उस परिस्थिति का आकलन उस आधार पे होता है, उस पैटर्न के आधार पे होता है, उसके आधार पर होता है और वह जो है ऑपरेट करता है। वह पैटर्न फिर ऑपरेट करता है। उसे जो जैसा परिभाषित करना है वैसा परिभाषित वो करता है, वैसा वो परिभाषित करता है। वो पैटर्न परिभाषित कर रहा है। एक्चुअली जो है देखना हुआ ही नहीं। एक विचार है जो किसी चश्मे पर आधारित है, किसी पूर्वधारणा पर आधारित है, किसी सापेक्षता पर आधारित है। एक विचार ऐसा है जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है और प्रतिसंवेदन से कुछ घटित हो रहा है। प्रतिसंवेदन से कुछ घटित हो रहा है, तब वहाँ पर विचार का प्रयोग भी होगा। वह विचार का प्रयोग जो है वह व्यवहारिक तल को ठीक से मैनेज कर रहा होगा और उस व्यवहारिक तल पर जो मैनेज किया जा रहा है वहाँ पर होश सजगता पूरी तरह से होगी और वहाँ जो है पारमार्थिक सत्य भी होगा। इसे ही कर्मयोग कहा जाता है कि जहाँ व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य का सम्मिश्रण है तो उसे क्या कर्मयोग कहा जाएगा। और यदि इसका सम्मिश्रण नहीं है, बेहोशी है, उस बेहोशी में कोई पैटर्न हैक करके आपको चला रहा है तो आप तो वहाँ हैं ही नहीं। तो आप तो विचारों को नहीं कर रहे हैं और जो हैक किया है अर्थात आपके कॉन्शियस माइंड को जो बेहोश कर दिया गया है ऑपरेटर के द्वारा, तो वहाँ तो आप मौजूद हैं ही नहीं। तो वह विचार जो है अलग श्रेणी का विचार हुआ। उस विचार का कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए यह देखना चाहिए कि जो विचारों की श्रृंखलाएं चल रही हैं, जो विचारों की श्रृंखलाएं चल रही हैं, यह आपको जो है गुलाम बनाए हुए हैं। इन द सेंस कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है वह प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं रहता है, हैक्ड रहता है। विचार चल रहे हैं और अपने आप प्ले कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपका कॉन्शियस माइंड हैक्ड है और सारी जो कोशिश है साधना की, ये कॉन्शियस माइंड बना रहे, हैक ना हो। वह हैक नहीं होना चाहिए। वह हैक नहीं होगा तो भी विचार चल रहे होंगे और जाने जा रहे होंगे, दूर चल रहे होंगे, लेकिन आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होंगे और एसोसिएट नहीं होंगे। विचार वहाँ भी हैं लेकिन आप उनके साथ संयुक्त नहीं हैं, युग्मित नहीं हैं, उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं और वह विचार, उनका प्रवाह चल रहा है, प्रवाह चल रहा है और आप उसे जान रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। प्रतिक्रिया नहीं देना है, प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं देना है। प्रतिक्रिया नहीं देने से
वह विचार किसी और के विचार जैसे हो जाते हैं। हम उन विचारों से जुड़े नहीं रह जाते। कहीं दूर कुछ घट रहा है, कहीं दूर कुछ घट रहा है और वो विचार चल रहे हैं, तो हम जो है, हमारा तादाद में जो है वह टूटने लगता है अवचेतन मन के साथ, उन पैटर्न्स के साथ। तभी लगता है कि कहीं दूर कुछ अलग है, यह मैं नहीं हूँ। अभी विचारों को लगता है ये मेरे विचार हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, तब लगता है ये मेरे विचार है। बेहोशी में लगता है मेरे विचार है, तभी तो बेहोशी कायम रहती है। सपना चल रहा हो और वह हमें सच मालूम पड़ता है, इसलिए सपना चलता है। यदि सपना चल रहा हो और हमें ऐसा लगे कि ये चल रहा है, ये सपना है, तो क्या सपना चल सकता है? वह इसी समय टूट जाएगा। नींद नहीं टूटेगी, सपना टूट जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसा हो कि नींद में कभी ऐसा ख्याल आ जाए कि यह जो चल रहा है सपना है, तो सपने को टूट जाता है, सपना तो टूट ही जाएगा, उसे टूट जाने देना है। लेकिन आंखें नहीं खोलनी है, हिलना डुलना नहीं है, नींद को नहीं तोड़ना है, नींद को बने रहने देना। होश आ जाएगा, होश बना रहेगा और नींद भी चलती रहेगी और विचार भी नहीं होंगे, क्योंकि विचार उस समय स्वप्न बन चुके होते हैं। विचार जो है स्वप्न की तरफ प्ले कर रहे होते हैं। तो वहाँ निर्विचार अवस्था है, स्वप्नहीन अवस्था है और शरीर निद्रा में है और भीतर कुछ जागा हुआ है, होश का दिया जल रहा है। यह परम स्थिति है, इसे समाधि कहा जाता है। तो वही स्थिति है जागरूक स्थिति में विचार कहीं चल रहे हैं और विचारों को जाना जा रहा है, प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है। तब वहाँ यह स्पष्ट होगा कि विचार मैं नहीं हूँ। तब वह जो सबकॉन्शियस माइंड है, यदि इस अवस्था में लंबा रहा जाए तो वह कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड हो जाएगा। वह जो कॉन्शियस माइंड है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जैसा दिखेगा। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से दिखना चालू होगा, हमारी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। उस स्थिति में क्या होगा कि आप दूसरों के मन भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है। वहाँ पर सामने जो पढ़ेगा उसका मन भी दिखने लगेगा, क्योंकि आप प्रतिक्रिया रहित हैं। आप जो है विचारों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो विचारों को देखा जा रहा है, घटना घट रही है। तो वह जो सबकॉन्शियस माइंड है, वह सबकॉन्शियस माइंड दूर है, तब कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके साथ जुड़ा हुआ पूरा दिखेगा और दूसरों के विचार भी पढ़े जा सकते हैं। ऐसा ही होता है दूसरों के विचार पढ़ने का। जो एक तो तरीका है, कुछ टेक्निक्स निकाली हुई है, तो ऑर्डिनरी टेक्निक्स है। वास्तव में दूसरों के मन को पढ़ा जा सकता है, हालांकि अच्छी बात नहीं है, दूसरों का मन पढ़ना अच्छी बात नहीं है। ऐसे जो है कुछ जो एक सनातनी बौद्धिस्ट होते हैं लद्दाख में, तो सनातनी बौद्धिस्टों के पास वो कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हैं, वो दूसरों का मन पढ़ लेते हैं और वो उसका ही काम करते हैं, उसके बारे में बताने लगते हैं, करने लगते हैं और दूसरों का मन उसमें पढ़ रहे होते हैं। तो बहुत लोग चमत्कृत हो जाते हैं, अरे ये तो दूसरों का मन जो है पढ़ ले रहे हैं। तो उसके कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ स्थितियाँ हैं, उन ट्रिक्स का वो प्रयोग कर रहे होते हैं और लोग बड़े प्रभावित होते हैं कि बड़े पहुँचे हुए हैं, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप इस स्थिति में बार बार रहते हैं कि लंबे समय तक बने रहते कि विचार चल रहे हैं और दूर चल रहे हैं, उन्हें जाना जा रहा है, उन्हें समझा नहीं जा रहा है, उस पर प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है, तब जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड बनने लगता है। लंबे समय पे ऐसा करने पर आप अपने कॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वह कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जैसा हो जाता है। ऐसा होता है ना कि भाई जो ज्ञानी पुरुष हैं, बुद्ध पुरुष हैं, जब उन्हें कोई कुछ देखना है, समझना है, तो वो सापेक्ष सत्य को कैसे समझेंगे? तब जो है वो वहाँ से निकालते हैं चीज़ें। एक्चुअली वो सबकॉन्शियस माइंड ना होकर कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड होता है, वहाँ से जाकर चीज़ें उठा ले आते हैं। उसकी सापेक्षता में जो है देख लिया जाता है कि हाँ क्या है, पुराना क्या है, ये क्या है, यहाँ कैसा होना चाहिए। तो उस आधार पर प्रतिसंवेदन में भी यही होता है कि वह प्रतिसंवेदन में बहुत फास्ट तरीके से काम होता है, राइट रिसर्चिंग होती है। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी राइट रिसर्चिंग होती है, क्या उसमें से ज़रूरी चीज़ है
वो चीज़ें उठा ली जाती हैं और उस आधार पर क्या होना चाहिए वैसा घट जाता है। वो इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि वहाँ हम हैक नहीं कर होते, उसको सिर्फ एज ए वो डाटा स्टोरेज की तरह यूज़ किया जाता है। सबकॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, इनको जो है एक डाटा स्टोरेज की तरह यूज़ किया जाता है। अब वो डाटा स्टोरेज ना हो करके वहाँ पर कुछ जीवित चीज़ें हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ हैं, पैटर्न है, वह जो है आती हैं और हैक कर लेती हैं और चलाने लगती हैं, मालिक बन जाती हैं। कुछ इस तरीके से उनका बिहेव है कि कुछ जीवित सी चीज़ है। पैटर्न जो है, पैटर्न के साथ यही स्थिति है, जो भी संस्कार है उनके साथ स्थिति यह है कि वह एक जीवित न होते हुए जीवित की तरह व्यवहार करते, क्योंकि उसमें साइकिल पूरा हो गया ना, एनर्जी का साइकिल, और साइकिल कंप्लीट है। साइकिल कंप्लीट है तो वह जो है उसमें हैकिंग की पावर आ जाती है, क्योंकि कंप्लीट साइकिल है एनर्जी का। एनर्जी का कंप्लीट साइकिल है तो वह जो है यदि आपको सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश, कॉन्शियस माइंड में यदि उसको हैकिंग का प्रयास करता है और वो सफल हो जाता है, क्योंकि वह पूरा एक गोल घेरा बना लेता है। गोल घेरा बना लेता है ना, उसको चारों तरफ से घेर लेता है। आपके कॉन्शियस माइंड को वो चारों तरफ से गोल घेरा बना लेता है, गोल घेरा बना लेता है तो हैक हो जाता है। हैकिंग का क्या मतलब हुआ? चारों तरफ से घेर लिया ना, मतलब आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। हैकिंग का क्या मतलब है कि आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है वहाँ से निकलने का, उसकी गिरफ्त में आ गए। गिरफ्त इन द सेंस चारों तरफ से उसने घेर लिया। तो कोई भी पैटर्न है, संस्कार है, वह किसी सर्कल में है और वह सर्कल जो है पूरे कॉन्शियस माइंड को घेर लेता है तो वह उसके गिरफ्त में आ जाता है। इस प्रकार से बात बनती है। और यदि हम निर्णय दे ही नहीं रहे तो उसकी क्षमताएं काम नहीं कर पाती, वह फिर हैकिंग नहीं कर पाता है, वह दूर कहीं है। सबकॉन्शियस माइंड तो स्वतंत्र है ना, वहाँ पर उसके ऊपर तो गिरफ्त नहीं बनी ना, कोई घेरा नहीं बना ना, तो उसके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं बनी, कोई घेरा नहीं बना। वह जान रहा है कहीं दूर से, उनको देख रहा है। और देखना जो है बहुत बड़ी कीमिया है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सिर्फ देखते रहो और कुछ न करो, ये खतरनाक चीज़ है, तोड़ देती है। वह उन घेरों को वह तोड़ देती है। स्वामी जी, ओशो ने कहीं पे बताया है कि विचार आपके नहीं होते हैं, कोई विचारों के पुंज होते हैं और फिर आप उससे जुड़ जाते हो। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड वाली बात है वही बात हो गई। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का मतलब यह है कि वहाँ पर पुंज होते हैं और जिस चीज़ से भी आप प्रभावित हो रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी पूर्व विचार हैं, जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। वो वहाँ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब कोई परिस्थिति घट रही है तो उस परिस्थिति जैसी घट रही है और वहाँ पर हम कुछ प्रतिक्रिया देते हैं तो उससे रिलेटेड विचार जो है, संस्कार जो है, पैटर्न जो है, उनकी उदीर्णा होती है। और उस पर जब आप प्रतिक्रिया करके वहाँ जुड़ जाते हैं तो वो जो और पुंज हैं इससे जुड़े हुए, वो सब उसमें ऐड ऑन होते जुड़ते जाते हैं। इसलिए जो है कि जब कभी क्रोध आता है और क्रोध के साथ जुड़ते जाते हैं तो क्रोध बहुगुणित होते जाता है, बढ़ते जाता है, क्योंकि कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में क्रोध से जुड़े हुए जितनी भी स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ, जो भी उससे जुड़े हुए पैटर्न्स हैं, वो आकर के वहाँ अपने आप को जीना चाहते हैं। वो पैटर्न जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो पैटर्न हमारा पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी उसमें जा कर के जुड़ जाएगी, है ना। गोल सर्कल में एक सर्कल और आके जुड़ जाएगा और उसकी गति तेज हो जाएगी, तेज होती चली जाएगी और आके जुड़ते जाएगा। तो जिसका भी लोभ का विचार करोगे और अपना, जैसे बहुत सारे जो बिजनेसमैन ऐसे बैठ जाते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा लोभ की बातें करते हैं, तब वहाँ देखो कि वो चीज़ कैसी एकदम से उसमें डैशिंग आने लगती है बातों में और ज़्यादा कुछ होने लगता है और अंदर से जो है ना एक गुदगुदाहट सी होती है। वह गुदगुदाहट ऐसी है कि वह एनर्जी जो है बूस्ट हो रही है, मतलब उसमें कुछ और जुड़ते जा रहा है। गुदगुदाहट किस बात की होती है? गुदगुदाहट से होती है ना, कभी कोई भी चीज़ हो, चाहे हम लोभ की बात नहीं करें, कोई भी चीज़ हो, उसमें यदि कुछ एड ऑन होती हैं चीज़ें तो भीतर एक गुदगुदाहट सी होती है कि वहाँ मतलब कुछ चीज़ें और जुड़ रही हैं, जुड़ते जा रही हैं, तो उसकी गुदगुदाहट होती है। एनर्जी नए सर्कल्स आते हैं और जुड़ते जाते हैं और जो है वह हैवी होते चलता है। तो ये हमारा सोचने का ढंग है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा इंडिविजुअल है, यह है वह है, लेकिन वह इंडिविजुअल एक्चुअली नहीं है, वह कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट ही है।
और वह इन्फ्लुएंस उसमें घुसता रहता है। मतलब दूसरे जो वहाँ पर जो कोई चीज़ें हैं वह उसमें प्रवेश पाती रहती हैं। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में इन्फ्लुएंसेस लगातार घुस रहे होते हैं, दूसरे इन्फ्लुएंस भी घुस रहे होते हैं, और वो जो उसके आधार पे भी अपडेट होता रहता है। इसलिए कहते हैं कि क्षेत्र का बड़ा प्रभाव है कि आप किस क्षेत्र में रहते हो, उस भूमि का बड़ा प्रभाव है। ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि अरे इस भूमि में रहे तो ऐसा कुछ विकार आते हैं, इस भूमि में रहे तो बड़ा अच्छा लगता है। उस भूमि का क्या महत्व है? तो वहाँ का एटमॉस्फेयर जैसा है, वहाँ के लोग जैसे हैं, या फिर वहाँ पर जिस प्रकार की चीज़ें घटी हैं, तो वह चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और भूमि भी ऑब्जर्व कर चुकी होती है सब। ये जो है एक रिकॉर्ड की तरह होते हैं ना, ये जो हाँ जैसे वो डाटा रिजर्व जिसमें आ जाता है, डाटा सेविंग होती है। इस प्रकार से धरती भी कुछ ऐसी होती है, घर होते हैं, इनमें अपनी डाटा सेविंग्स होती हैं। ये उन चीज़ों को, जैसे आज जो घटना घट रही है, यह आकाशीय रिकॉर्ड बन रहा है, इन द सेंस जो है यहाँ की दीवारें, यहाँ का फर्नीचर, यहाँ जो है उन चीज़ों को कहीं पी रहा है, उन चीज़ों को कहीं पी रहा है, उसके भीतर जो है वो रिकॉर्ड बनता है। सृष्टि में हर चीज़ का रिकॉर्ड जगह जगह बन रहा होता है। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड नहीं बनता, रिकॉर्ड बराबर बनता है। और वह रिकॉर्ड जो है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कुछ भी नष्ट नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। और ये पूरा खेल एक साथ चल रहा है, अलग अलग नहीं चल रहा है, पूरा खेल जो एक साथ चल रहा है। तो रिकॉर्ड जो बनेंगे, अब ये जो हुआ, अब यहाँ से ये जो चीज़ घट रही है आज, इनके जो है, इनके वैसे संस्कार बन रहे हैं, इस फर्नीचर के, इस फर्श के, इसके उसके। आगे चल के यह भी, इसमें भी यह चेतना आएगी, यह भी आगे बढ़ते जाएगा ना, और बढ़ते जाएगा तो इसमें भी कभी चेतना आएगी, यह भी कभी जीव हो जाएगा, और कभी यह भी जीव हो जाएगा। और जीव होने के बाद में जो है उसमें फिर यह चीज़ें, पुण्यों का उदय होगा। किसने भी सुना कुछ, इसने भी कुछ सुना है, कुछ धर्म की बात यह हुआ, तो वह इसलिए तो सारी चीज़ें काम करती हैं ना। पूरी सृष्टि में होता कैसा है कि वो जीव जंतु होते हैं, फिर वो कैसे मनुष्य हो जाते हैं, फिर उनके पुण्यों का उदय होता है। उनका पुण्य क्या है? पुण्य तो ऐसे ही है ना। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं वो कहीं गुजरते हैं, कहीं बैठते हैं, कहीं बातचीत करते हैं, कहीं ठहरते हैं, तो वो उस क्षेत्र पर उसका प्रभाव पड़ जाता है, उस घर पे प्रभाव पड़ जाता है, उन लोगों पे छाप पड़ जाती, छाप पड़ती है, छाप जो है पड़ती है, और वो छाप आगे कहीं ना कहीं काम करती है। तो वही कुछ बात हुई, जैसे पिछले रिट्रीट्स में कुछ लोग आए थे, कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिनके मेंटल डिसऑर्डर्स थे, और जो साधना से जुड़े हुए नहीं थे। कोई माँ अपने बेटे को ले आई, बेटा पढ़ा लिखा लेकिन मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा थे। ऐसे जो है 4-5 बच्चे, 4-5 लोग आए पिछले रिट्रीट में, 5 से ज़्यादा ही आए, जिनको बहुत ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स थे। और उसमें से कुछ लोगों ने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं, कुछ लोगों ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया किसी साधना में या इसमें प्रवचन में, लेकिन उस माहौल में बने रहे आए, थोड़ी थोड़ी बातचीत करते रहे, हल्की फुल्की, और बन रहे आए। अब जाने के बाद उनके माँ बाप का कहना है कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है उनमें। जो दवाओं से और इलाज से जो बातें नहीं बन रही थी, वह चीज़ बननी चालू हो गई, और वो बहुत चेंज हो चुके हैं। जो सालों तक कुछ नहीं हुआ था, उनमें वह चीज़ हो गई। और ये मिरेकुलस है कि उनको तो बिल्कुल रुचि नहीं थी, वो तो विरोध कर रहे थे उन चीज़ों का, उनको शामिल नहीं होना था उस कार्यक्रम में, न साधना में, न अपना कन्वर्सेशन में, सेशंस में शामिल होना ही नहीं था। बाई मिस्टेक कभी एक आध सेशन में शामिल भी हो गए। कुछ तो ऐसे रहे कि जो बाद में उनको अच्छा लगा सेशन, वो करते हुए चले गए, और उनमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है। जो कि सालों सालों की समस्या थी, वो परिवर्तन नहीं हो रहा था, उसमें परिवर्तन आ गया। बात क्या हुई? तो संक्रमण होता है ना, इसकी छाप पड़ती है। और छाप यदि बीज यदि पड़ गए हैं, बीज यदि ज़मीन में फेंक दिए गए, तो फिर तो अब यह बाकी चीज़ें तो फिर अस्तित्वगत रूप से मिलती चली जाती है, वहाँ पर बाकी तत्व वहाँ जुड़ते चले जाते हैं, और वह बीज जो है पल्लवित और पुष्पित होने लगते हैं। क्रमशः उसमें कुछ न कुछ होता है। इसलिए जो है, जो छाप पड़ती है, इसलिए ऐसा होता रहा है कि बच्चों को और बाकी लोगों को भी सत्संग में ले जाया जाता रहा है। सत्संग का अर्थ सिर्फ कथा प्रवचन नहीं होता। सत्संग का अर्थ होता है कि जहाँ ज्ञानी पुरुष, बुद्ध पुरुष, सद्गुरु जहाँ पे होते हैं, उन सद्गुरुओं की शरण में, उनके आसपास, उस माहौल में, उस संग में समय बिताया जाए।
ऐसे तो वर्चुअली बहुत कुछ उपलब्ध है, ऐसे तो फिर किताबें सारी उपलब्ध हैं। किताबों में तो सब लिखा हुआ है जो लिखा जाना चाहिए। बुद्ध पुरुष भी वही कहते हैं जो पूर्व में कहा जा चुका है ना। ऐसा नहीं है कि पूर्व में कुछ कहा नहीं गया है, कहने का ढंग थोड़ा परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कहा सब कुछ जा चुका है। जो भी कहा जा सकता है सब कहा जा चुका है। कोई नई बात नहीं कही जाती है, हाँ नए ढंग से कही जाती है, लेकिन उनकी मौजूदगी और उनके मुख से जब निकलती है बात तब वो प्रभावशाली हो जाती है। ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है, कितने उपनिषद है, तब तो उससे बात तो बन जानी चाहिए, लेकिन बनती कभी सुनी नहीं गई, देखी नहीं गई कि अपना जो है पढ़ सुन के अपना बात बन गई हो, ऐसे पढ़ पढ़ के ही बात हो गई हो। बात बनने के लिए वह सत्संग चाहिए, वो सानिध्य चाहिए। तो उस सत्संग और सानिध्य में जो है रूपांतरण होता है, क्योंकि वहाँ पर छाप बनती है, कुछ अलग किस्म की छाप बनती है। तो स्वामी जी मतलब जो सानिध्य जब होता है तो क्या वो एनर्जी की इंटेंसिटी होती है, जैसे सत्पुरुष का मतलब सद्गुरु का जो सानिध्य होता है उसके लिए विचारों की इंटेंसिटी होती है कि उनकी एनर्जी की इंटेंसिटी होती है? मूलतः तो एनर्जी की इंटेंसिटी हाँ। होती है, उनकी जो मौजूदगी है उसकी, उनकी जो मौजूदगी तरंग है वो तरंग ही अलग होती है। हाँ। और जो है उससे सब कुछ तरंगायित होने लगता है। और जो है जो सातों चक्र हैं, सातों चक्र की हीलिंग्स अपने आप होने लगती है, और वो बड़ी ग्रेजुअल सी होती है। ग्रेजुअल सी होती है तो उसको जो है ठीक से पहचान पाना मुश्किल होता है, लेकिन जब लौट के जाते हैं तो फिर जो है हाँ तब अड़ोस पड़ोस के लोग, घर वाले ये बताते हैं कि नहीं परिवर्तन है, तब पता चलता है कि हाँ परिवर्तन है। तो परिवर्तन पता ही इसलिए चल पाता है क्योंकि वह जो है उस एनर्जी की बात है, और यह तो बहाने हैं। हालांकि ये सब काम करता है, जो भी कन्वर्सेशन है तो काम करते ही है ना। कन्वर्सेशन तो वर्चुअल भी सुने जाते हैं, काम तो करते हैं, काम करते हैं। इस गोल्डन एरा में तो अब बहुत सारी चीज़ें भी, बहुत सारी मिस्ट्रीज भी होती हैं। अब जो वर्चुअली सुने जा रहे हैं वहाँ पर भी इजोस्टेरिक सपोर्ट सिस्टम एक्टिव होता है। जो कोई वर्चुअल भी सुन रहा है, नियमित सुन रहा है, उसमें यदि भाव है, कुछ श्रद्धा है, कुछ ऐसा है, वहाँ भी इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम मौजूद रहता है और उसकी ग्रोथ में सहायक होता है। वहाँ पे भी इंटेंसिटी आ गई, इसलिए वो विचारों के जो पुंज है हाँ। वो कनेक्ट हो गए वहाँ पे भी। अब वहाँ भी कनेक्ट हो गए। गुरु जी नमस्कार। जैसे गुरु की तो एक ऊर्जा होती है, जीवंत गुरु की, वो तो अनुभव हो रहा है, लेकिन गुरु का कभी ज्ञान एक पुस्तक में संग्रहित है तो उसमें भी एक ऊर्जा तो रहती है, शायद जीवंत सदगुरु से कम, लेकिन पुस्तक की कोई ऐसा पुस्तक है तो ऊर्जा तो रहती है। कुछ ना कुछ तो रहता है। उपनिषद लोग पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो, उससे कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता है, लेकिन वो आंशिक होता है, आंशिक होता है, उसका स्तर थोड़ा कम होता है, ऊर्जा कम, आंशिक होता है। उससे जो है कुछ कुछ बात बनती है, लेकिन आत्मज्ञान तक की स्थिति नहीं हो, छलांग नहीं लग पाती। कुछ ना कुछ तो बात बनती है, कुछ ना कुछ तो पृष्ठभूमि बनती है, तैयारी होती है, लेकिन छलांग जो जिस चीज़ की बात है कि वास्तव में साधना ऐसी साधना हो जो महत्व रूपांतरणकारी हो, महत्व रूपांतरणकारी हो, व्यक्तित्व इंस्टेंटली चेंज होता चला जाए और ऐसा भी हो जाए कि वहाँ पर परम ज्ञान घटित हो जाए, तो संग साथ होना जरूरी है। इसलिए तो ये क्रिएशन होता है कि चुना जाता है कि कौन योग्य है सदगुरु के। अस्तित्वगत जो नियम है, दला है, उसमें इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, और वह जो है उसमें सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें रित समाया होता है। उस रित के द्वारा जो है तय कर लिया जाता है कि कौन सदगुरु बनने के योग्य है, और जो बनने के योग्य है उसे ठहराया जाता है, उसे ठहराया जाता है। उसे एक जन्म और लेने के लिए यूँ कह लो विवश कर लिया जाता है या राजी कर लिया जाता है, जो भी है, तो उसका जो है एक जन्म बढ़ा दिया जाता है। ऐसा किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है यहाँ पर सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, अवसर सदा उपलब्ध होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि धरती बुद्ध पुरुषों से, ज्ञानियों से खाली हो, ऐसा कभी होता ही नहीं है। और जो है इस धरती पर
हमेशा 200, 300, 400 ऐसे बुद्ध पुरुष सदा मौजूद रहते हैं। और गोल्डन एरा है तो मान के चलो 600, 700 तक भी, 500, 600, 700 तक भी जो है बुद्ध पुरुष सदा उपलब्ध रहते हैं। पूरी धरती की बात कर रहे हैं, इतने उपलब्ध रहते हैं और इतने रहने ही चाहिए, तभी बैलेंस बन पाता है। और कुछ हाँ। गुरुदेव, जैसे विचारों की बात चल रही है तो ये विचार कभी कभी हमने सुना है कि विचार पढ़े जाते हैं। कोई पढ़ सकता है, तो ऐसा हो सकता है एक दूसरे का विचार पढ़ सकते हैं? एक दूसरे का नहीं, जिसकी क्षमता है वह पढ़ सकता है। दो लोग बैठे, दोनों एक दूसरे का विचार पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। दोनों की क्षमता होगी तो पढ़ा जा सकता है। एक की क्षमता है तो वो दूसरे का विचार पढ़ सकता है। लेकिन यह बात बार बार हम कहते हैं कि दूसरों के मन में झांकना अच्छी बात नहीं है, दूसरों की फ्री विल अच्छी बात नहीं है, दूसरों के जन्मों में झांकना अच्छी बात नहीं है। बाकी विशेष परिस्थितियों में कई बार जो है अस्तित्व खुद ही अनफोल्ड करने लगता है ना। अनफोल्ड, सिक्स्थ सेंस भी कहा जाता है इसे। कुछ लोगों का वो सेंस जाग जाता है, सेंस जाग जाता है कुछ लोगों का, तो वैसे विचार पढ़ने लग जाते हैं। वो सेंस अचानक जाग जाता है। और होना यह चाहिए कि दूसरों के मन में नहीं झांकना चाहिए, मन में नहीं झांकना चाहिए। सबकी अपनी फ्री विल है, उनकी फ्री विल को उनके हिसाब से चलने देना चाहिए। वह एक हिंसा की स्थिति है कि दूसरों के मनों को आप पढ़ रहे हैं, हिंसात्मक है वह। गुरुजी, आपने अभी बोला कि बुद्ध पुरुष 200, 300, 400 रहते हैं धरा पे, तो जो कुछ ऐसी जगह है जैसे केदारनाथ ले लो, अमरनाथ ले लो, ऐसी कोई जगह है, वहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम सेट करता है या कोई एनर्जी इंडिविजुअल रहती है? ऐसा है कि बुद्ध पुरुष तो बिखरे हुए रहते हैं, सब जगह रहते हैं। वो बैलेंस बनाना होता है। इवन हम कहते हैं ना कि कुछ ऐसा कम्युनिटीज़ हैं, ये हैं वो हैं, कि जहाँ पर जो है बड़ा मुश्किल काम है, वहाँ पर जो है उन पद्धतियों से मुक्ति बहुत मुश्किल है। तो उन पद्धतियों से मुश्किल है जो मुक्ति, वो परंपराएं, पद्धतियाँ, माहौल है, वहाँ बुद्ध पुरुष होना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन तब भी वहाँ बुद्ध पुरुष हो जाते हैं। उनके कारण नहीं होते, लेकिन वहाँ चूँकि होना चाहिए इसलिए हो जाते हैं, बैलेंस बनाने के लिए। और जो है वो वहाँ पर हो सकता है वो अपने आप को घोषित भी न करते हो, दबे छुपे रहते हो, दबे छुपे वहाँ पर भी बने रहते हैं। बुद्ध पुरुष तो होते हैं, सब जगह होते हैं, और बिखरे हुए होते हैं, सब जगह होते हैं। और जो हद तक ये बात है कि जो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है, बहुधा वह तो अंतरिक्ष में होते हैं, वह जो अंतरिक्ष में स्टेबल होते हैं, लेकिन उनके रिसेप्टिव पॉइंट्स जो हैं वह धरती पर बहुत सारी जगहों पर होते हैं। उसमें इजोटेक सपोर्ट सिस्टम वहाँ पर इन्वॉल्व होता है, उनको रिसेप्टिव पॉइंट्स बना करके, और साधकों के लिए बड़ी अच्छी जगह होती हैं। तो वहाँ पर समय समय पर कभी कभी यदि जा रहे हो तो साधना वहाँ की जा सकती है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे हिडन पॉइंट्स पे होते हैं जिनका मतलब चर्चा उतना नहीं है, चर्चा में नहीं है, किताबों में नहीं है। बड़े साधारण से कई मंदिर दिखते हैं पुराने से, लेकिन एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है। उनके पावर पॉइंट्स भी वैसे ही एक्टिव हैं, इक्वली एक्टिव है, लेकिन उसका नाम नहीं है, उसका चर्चा नहीं है। तो चर्चा होना कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। और पॉइंट्स भी बिखरे हुए होते हैं, ऐसे सब जगह होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं, तभी वहाँ पर वो बैलेंस बनता है। इस प्रकार से बैलेंस बनाया जाता है कि सब जगह वैसे पॉइंट्स भी होते हैं और बुद्ध पुरुष वहाँ होते भी हैं। वैसे बुद्ध पुरुष जो होते हैं वो ऐसे पॉइंट्स पर आते जाते भी रहते हैं। उनके वहाँ साथ में वहाँ आने जाने से जो है वो पॉइंट्स जो हैं वह रिचार्ज होते चलते हैं, उनकी क्षमताएं और बढ़ जाती हैं। ये बहुत रहस्यात्मक तरीके से बहुत सारी चीज़ें घटती रहती हैं। तो स्वामी जी जो तीर्थ स्थान जो होते हैं तो मतलब जहाँ पे ज़्यादा जो भीड़ वगैरह होती है तीर्थ स्थानों में, तो हिडन मिस्ट्री में ऐसा भी बताया गया है कि वहीं पे और कोई छोटी सी जगह होती है, वो जो होती है वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक होती है। ओरिजिनल और ऑथेंटिक को थोड़ा बचा के भी रखा जाता है। हाँ। क्यों? क्योंकि जहाँ पर मॉब आएगा, जहाँ पर जो मॉब आएगा तो वह मॉब जो है वहाँ पर सब किस्म की एनर्जीज आएंगी,
और एनर्जी का खेल ऐसा है कि वहाँ पर कोशिश की जाती है कि उसी किस्म की एनर्जी ही भीतर आए, वैसी एनर्जीज ही आए। तो वहाँ पर जो है नेगेटिव एनर्जीज जो है प्रवेश न पाए, ऐसी कोशिश की जाती है। इन जगहों को बचाने की कोशिश की जाती है। कई बार कहते हैं ना कि भाई वो जो है, अरे वो तो इतनी शक्तिशाली जगह है, तो वहाँ पर कैसे अपना फलानों ने हमला कर दिया, कैसे न किसी ने बिगाड़ दिया, क्या कर दिया, वो कर दिया। उसमें बात यही है कि एक तो वो मूल जगह है नहीं, इसलिए वहाँ चीज़ें बिगाड़ दी जाती हैं। दूसरी बात, प्राण प्रतिष्ठा यदि होती है, प्राण प्रतिष्ठा एक अलग चीज़ है, सिर्फ रिचुअल नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ कि वहाँ पर वो जो एनर्जीज जो हैं वहाँ पर है ना, उसमें युग्मित हो गई हैं, जुड़ चुकी हैं। तो वहाँ पर जो है बहुत एक्टिव एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे क्रियाशील रहता है, और वो क्रियाशील रहता है तो वहाँ पर कुछ ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो आम जन के लिए ऐसी जगहें जो घोषित की जाती रही हैं, तो वह सेकेंडरी प्लेस होती है। ऐसा नहीं कि वहाँ एनर्जी नहीं होती, एनर्जी वहाँ भी होती है, एनर्जी वहाँ भी होती है, लेकिन वो सेकेंडरी प्लेस होते हैं। हाँ। और जो एकदम वहाँ रहते हैं वह वहाँ पे हिडन होते हैं। वह हिडन ऐसे होते हैं कि वो दिखते ही नहीं हैं। और वहाँ पर जो है आमतौर पर जो है एस्ट्रल बॉडी के थ्रू जाया जाता है। ओके। हाँ, या रेयर वन ऐसी सिचुएशन जगह रहती है जहाँ पर कि इस फिजिकल बॉडी से जाया जाता है, नहीं तो एस्ट्रल बॉडी से वहाँ जाया जाता है और उसे बचा के रखा जाता है, ताकि वहाँ पर भी कोई निगेटिव जो एनर्जीज़ हैं वहाँ न पहुँच सके, उसे डिस्ट्रॉय न कर सकें। ऐसा प्रश्न उठता है कि वो एनर्जीज़ हैं तब क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों तब क्यों वैसा हो जाता है, ऐसी भी बातें उठती है ना। तब वो क्या कर रही होती है, कितने युद्ध हो जाते हैं, इतना फलाना हो जाता है, तो ये कैसे हो पाता है। तो वह तो अपने एनर्जीज तो अपनी वहाँ बची भी रहती हैं, और वह जो भी युद्ध वगैरह हो रहे होते हैं वह ज़रूरी होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है इसलिए हो रहे होते हैं। विनाश जो है वो ज़रूरी होता है इसलिए। सोमनाथ का मंदिर 7 बार लूटा गया, तो सब लोग कोई भी पढ़ते होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं ये 7 बार सोमनाथ की जो। हाँ भाई, सोमनाथ का मंदिर बार बार जो अपना वहाँ लूटा गया, तोड़ा गया, तो वहाँ की एनर्जीज़ क्या हो गया कि वो उसकी वो रक्षा नहीं हो पाई। एक्चुअली रियल सोमनाथ या रियल जो भी हैं वो अलग जगह पे होगा, और वहाँ पर एस्ट्रल बॉडी के थ्रू जाया जा सकता है। और बाहरी इनको जो है वो तो बनाया बिगाड़ा जाता रहता है ना। जैसे हाँ, जैसे स्वामी विचार में बहुत शक्ति होती है और विचार की गति भी बहुत होती है, तो कभी कभी हम किसी के बारे में सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, तो तुरंत उसका फोन आ जाता है, याद रहता है, तो वो हाँ वो हमारा सिक्स्थ सेंस है। हाँ, सिक्स्थ सेंस है। इसका मतलब ये कि वो हमारी संभावना है कि हम जो है इस प्रकार से भी संपर्क कर सकते हैं। हम संपर्क कर सकते हैं कि हम एक्चुअली उसके बारे में बहुत गहरा विचार कर रहे हैं, उसके साथ थोड़ा होश जुड़ा हुआ है, बेहोशी में नहीं, होश जुड़ा हुआ है। उसके बाद बहुत गहराई से और हृदय से आप विचार कर रहे हैं, उसमें हृदय के भाव समाहित हैं, तो वो बराबर वहाँ हिट कर जाता है। वहाँ पर जो है वही चीज़ें संप्रेषित हो जाती हैं जो आप संप्रेषित करना चाहते हैं। और यदि ठीक से संप्रेषित न भी हो पाई तो उसे लगता है कि फलाना जो है मुझे याद कर रहा है कि क्या कर रहा है, वो कैसा है, उससे बात करना चाहिए। कुछ ना कुछ होता है कि वो पहुंच जाता है, विचार पूरी तरह से न भी पहुंच पाए तो कुछ चीज़ को हाँ वह पहुंच जाता है कि वो व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है या कुछ ऐसा है, उसे भी ख्याल आने लगता है। पूरा विचार कई बार नहीं पहुंच पाता है, और पूरा विचार भी पहुंचाया जा सकता है ना। टेलीपैथी होती है ना। टेलीपैथी का अर्थ ही होता है कि आप इतने रेजोनेंस में हैं कि कितनी भी दूरी पर हों लेकिन कोई बाधा नहीं बन रही है बात, आप है ना हृदय से इतने जुड़े हुए हैं कि अपनी बातें कह पाते हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि कुछ जो है ऐसे ज्ञानी पुरुष होते हैं ऐसे, तो आपस में वो जो है बात कर लेते हैं, मुख के द्वारा नहीं, हाँ संवेदनशीलता से, अपनी संवेदनाओं के द्वारा जो है एक दूसरे को कुछ कह पाते हैं और बातचीत हो जाती है उनके बीच में। भाषागत बात नहीं होती, भाषा के अलावा बात होती है, वो हो जाती है। तो स्वामी जी वो फिर भाषा तो नहीं होती है, तो वो किस तरह से कम्युनिकेट एनर्जी लेवल पे होता है और आंसर भी मिल जाता है? हाँ वह तो
एक अलग ही लेवल होता है, उसको तो समझाना भी बहुत मुश्किल है काम है, क्योंकि भाषा और शब्द वहाँ काम नहीं करते हैं। तो गुरुजी आप ट्रांसलेट करके जो देते हैं वो वही हो ना। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कि डिलीवरी जो आ रही है, डिलीवरी की बात होती है ना, कि डिलीवरी दे रहे हैं, क्या कैसे दे रहे हैं। तो डिलीवरी दे रहे हैं इन द सेंस वो आ रही है तो उसमें डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो है वह है। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम तो माहौल बना रहा है, लेकिन आ रहा है कहाँ से? वो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम से वो चीज़ें आ रही हैं। तो वह जो आ रही हैं, तो उसको जो आने के बाद में फिर यहाँ पर वह भाषागत कलेवर यहाँ से दिया जाता है, यहाँ से उसको भाषागत कलेवर दिया जाता है। तो ये इसलिए मैंने ये पूछा कि एक बार मैंने आपको शाम को 4-5 बजे मुझे थोड़ा समझना था एक वर्ड के बारे में, तो मैंने आपको भेजा। तो मैंने रात को 11 बजे देखा, तो भी आपने देखा नहीं था। तो सुबह में जब मैं ध्यान कर रहा था तो अचानक मुझे ऐसे विचार आया कि तो देख जवाब आ गया। तो मैंने देखा तो तुरंत तभी तो आपका जवाब आया था, वही सेकंड में। तो कैसे विचार कैसे पहुंच जाते हैं। हाँ, वह जो है दूरी का हिप्नोटिज्म है ना, स्पेस, टाइम एंड स्पेस। स्पेस का मतलब हम दूरी को गिनते हैं ना, तो दूरी को गिनते हैं, तो फिर उस कारण हमें जो है इस अनंतता को जीना पड़ता है। अनंतता में अनंत दूरियां हैं, है ना। तो ये स्पेस को जी रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। यदि स्पेस के हिप्नोटिज्म को तोड़ दिया जाए तो फिर वहाँ पर कोई दूरी होती ही नहीं है, वहाँ कोई भी दूरी नहीं होती। टाइम एंड स्पेस। हाँ स्वामी जी, कभी कभी ऐसे जब साधना तो पता नहीं है, लेकिन जब विचारों को देखना है, जैसे कि विचार चल रहे हैं और जब उसको फोकस करके देखते हैं तो विचार डिसॉल्व हो जाते हैं उस टाइम पे, वो चीज़ क्या होती है? हाँ, अब इसे किसी विचार पर यदि ज़्यादा जोर लगा के देखा जा रहा है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड का कोई पैटर्न से रिलेटेड कुछ है, तो वो अपना तुरंत वहाँ से गायब होकर के वो नीचे जाकर के वापस संग्रहित हो जाएगा। अच्छा, है ना। यदि उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है तो, और कोई चीज़ उठ रही है उसी समय, ताज़ी उठ रही है, पुराना नहीं है। हाँ, ताजी कुछ ताज़ा सा उठ रहा है और उसे गौर से देखा जाए तो वह भी अपना डिसअपीयर हो जाता है। तो यदि वो पुराने जमा नहीं होगा, मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। इंटेंसिटी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं जैसे कुछ कि विचार हैं, अब किस तरह के थॉट्स आते हैं वो नोटिस करने के लिए भी देखते हैं कि भाई देखते हैं अपन रैंडमली कि किस तरह के थॉट्स आते हैं मुझे। तो लगता है कि जैसे ही थॉट को देखना शुरू किया तो वो उसी टाइम गायब हो जाते हैं। वो गायब हो जाएंगे वह, तो वो पैटर्न नहीं बनेगा। निर्जरा हो गई, विचार की निर्जरा हो गई। नहीं, निर्जरा के लिए ऐसा है कि उसमें एनालाइजेशन शामिल है ना, ये कि किस प्रकार के हैं, ये अच्छे हैं, बुरे हैं, फलाना है, वहाँ निर्जरा नहीं होती, वहाँ निर्जरा नहीं हो पाती। उसका यदि कैटेगराइजेशन न हो कि ये किस प्रकार के हैं, क्या है, सिर्फ विचार है, विचार है, हम तो उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हमें कैसे पता चलेगा कि किस प्रकार के, हम समझना ही नहीं चाह रहे उनको, ना हम उनको ला रहे हैं, ना हमको भगा रहे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं। वो आ रहे हैं और जा रहे हैं और जाना जा रहा है। जब उसे हम समझना ही नहीं चाहते हैं तो हम उसको तो कैटेगराइज कर ही नहीं पाएंगे ना। यदि आप उसको रिएक्ट करेंगे, है ना, उसके तो एसोसिएट होंगे, फिर उसके बाद उसको समझना चाहेंगे में वो रिएक्शन हुआ ना। समझना चाहते हैं मतलब रिएक्शन हुआ और एसोसिएशन घट गया, और उसके बाद समझना चाहते हैं का मतलब वहाँ से कैटेगराइजेशन करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिफाइन करेंगे, सारी प्रोसेस स्टार्ट होगी। और वो कुछ प्रोसेस ना हो तो सिर्फ देखें तो, और उसी टाइम होता है बहुत कम सेकंड्स के लिए, हाँ 2 या 3 सेकंड्स के लिए, हाँ, तो हाँ, वापस स्टार्ट हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा होता है, वो झटका रहता है ना, उस झटके में वो चीज़ टेम्परेरीली एक गैप पैदा हो जाता है। हाँ।
गैप पैदा हो जाता है लेकिन वो वापस चालू होने लगता है। तो सवाल ये नहीं है कि वो 2-3 सेकंड का गैप पैदा करना है, सवाल यह है कि जो जैसा उसको जैसा का तैसा जानना है बगैर समझने की कोशिश हुई। जैसा का तैसा जानने का अर्थ ही है कि समझने की कोशिश नहीं करना है। समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम किसी न किसी पुरानी सापेक्षताओं के आधार पर जो है हम समझना चाहते हैं ना, सापेक्षिक सत्य ही होगा, है ना। तो वहाँ पर हम जो है सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लेते हैं, उन पैटर्न्स को जो हम बढ़ावा देने लगते हैं, उनको हैकिंग का चांस दे देते हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड को हैक कर लेते हैं। उस आधार पर वह चीज़ हो रही है। और यहाँ पर जो है हमें सबकॉन्शियस माइंड और पैटर्न का सहारा लेना ही नहीं है, उसका तो हमें सहारा लेना ही नहीं है, हमें कोई सहारा लेना ही नहीं ना, हमें कुछ करना है। जो जैसा हो रहा है और जाना भी जा रहा है तो हम नहीं जान रहे हैं, कोई मैं नहीं जान रहा है, वो जानना हो रहा है में हम बीच में नहीं है, मन बीच में नहीं है, वो जानना हो रहा है में वह साक्षी है और उसका स्वभाव जानना है, उसका स्वभाव जानना है। वो सदा से शाश्वत है और वो ऐसा ही है, उसको कोई भाषा नहीं आती साक्षी को, उसके पास कोई चिंतन नहीं है, उसके पास किसी कोई बुद्धि नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, वो प्योर साक्षी है। सब जानना हो रहा है, वह एनालाइज नहीं करता, वह कैटेगराइज नहीं करता, वह समझता भी नहीं है, उसको समझ भी नहीं होती। साक्षी के पास कोई समझ कुछ नहीं होती है, वो सिर्फ होता मात्र है ना। और उसके होने में ही जानना समाया हुआ है कि वो होता है और जानता है, ऐसा नहीं है। उसके होने का ढंग जानना है, उसके होने का ढंग जानना है। तो आप जो बोल रहे हो ना कि हो रहा है और जाना जा रहा है, ये और साक्षी एक ही चीज हो गई ना, इसका मतलब। हाँ, बस वही है। उस टाइम पे तो वही हो रहा है ना, वही है। हम उस साक्षी की बात करें जो प्योर साक्षी है, वो एक ही बात हो गई। हाँ, मतलब साक्षी के साथ में भी क्या है, बहुत सारा करप्शन आ चुका है, इसलिए जो हम इन शब्दों का जो प्रयोग करें, प्योर साक्षी जो है, सीधे प्योर साक्षी स्टेबल हो जाएगा इन द सेंस कि मतलब वहाँ पर वह स्थापना तो ही है, बीच की बाधाएं हट जाएंगी, बीच की बाधाएं जो है वो हट जाएंगी। क्योंकि उस टाइम पे तो साक्षी का तो पता भी नहीं चलता। हाँ, लोग साक्षी होना चाहते हैं और जोर लगाते हैं कि साक्षी को ढूंढ रहे होते हैं। हाँ। साक्षी को ढूंढ कौन रहा है? हाँ। और जो ढूंढ रहा है उसको साक्षी कहाँ से मिलेगा, है ना? नहीं मिलता। तो वो जो है ये एक किस्म से मिसकॉन्सेप्ट हो गया है, साक्षी भी एक मिसकॉन्सेप्ट हो गया है। तो ये मिसकॉन्सेप्ट जो है उलझा रहे हैं, उलझा नहीं रहे, उलझा रहे हैं। तो इस कारण से जो है फिर ऐसा हो रहा है, ऐसा किया, यह इन चीज़ों को नए तौर तरीके ईजाद किए जाते हैं। तो यह हर एरा में हर सद्गुरु को अपने नए तौर तरीके ईजाद करने होते हैं, जो कि वास्तव में साधना में उस गहराई को ले आए, उनके कारण वो गहराई घटित हो जाए, साधना घटित हो। साक्षी तो घटित होने वाली चीज़ है, साक्षी तो घटित होगा, इन द सेंस वो अनावृत होगा। वह जो है ही घटित होने का अर्थ है कि वह अनावृत होगा, बीच की बाधा जो है हट जाएगी। तो कुछ सब हो रहा है, जाना जा रहा है, मतलब बीच की बाधाएं जो है वो एकदम से हट जाती हैं और साक्षी जो है वो घटित हो जाता है, इन द सेंस वो है ही और प्रकट हो जाता है, साक्षी वहाँ पे प्रकट हो जाता है। हाँ, वही आप जो बोल रहे हैं ना, हो रहा है तो हाँ, तो उसमें यही साक्षी है। नहीं तो साक्षी की परिकल्पना होती है। हाँ। साक्षी की बात करने पर साक्षी की परिकल्पना होती है, तो परिकल्पित साक्षी जो साक्षी हो नहीं सकता। वही। हाँ, तो जैसे परमात्मा परमात्मा की बात होती है, वो तो परमात्मा नहीं है ना। परमात्मा शब्द जो गढ़ा गया, बड़ा सुंदर शब्द गढ़ा गया, लेकिन वो एक हाइपोथेसिस हो गई। परिकल्पनात्मक परमात्मा की बात होती है, परिकल्पनात्मक परमात्मा जो है उसे मन की परिकल्पना है, परमात्मा कैसे हो सकता है? उसके साथ में कैसा ही प्रोजेक्शन हो सकता है? दिखने वाले को दिख जाता है, मुझे कृष्ण के दर्शन हुए, मुझे फलाने के दर्शन हुए, मुझे राम के दर्शन हुए, किसी के दर्शन हुए, है ना। तो उसको बोलना चाहिए राजा रवि वर्मा की जय, क्योंकि उसने ही तो चित्र दिए हैं ना वो सारे जो देखते हो, चाहे कृष्ण के देख रहे हो, चाहे राम के देख रहे हो, चाहे शिव के देख रहे हो, राजा रवि वर्मा के चित्र ही तो देख रहे हो ना, किसके चित्र देख रहे हो। तो वो शिव की जय, राम की जय नहीं बोलना चाहिए, राजा रवि वर्मा जो बड़े मशहूर पेंटर हुए, चित्रकार हुए, उनकी जय बोलना चाहिए, है ना। क्यों? और जो कृष्ण थे, जो फोटो आपके पास ऐसे तो थे ही नहीं हुआ, जो शिव हैं जो फोटो ऐसे तो कभी थे ही नहीं हुआ, कोई मैचिंग ही नहीं है इनकी, कहीं से कहीं कोई अंश नहीं मिलता है।
नहीं राम जैसे दिखाए जाते हैं, ये दिखाए जाते हैं, ऐसा उनका व्यक्तित्व ऐसा था ही नहीं। कहीं से कोई न नाक वैसी थी, न कान वैसे थे, न मुंह वैसा था, न ये ऐसा था, न वो वैसा था, कुछ भी नहीं था। वो तो राजा रविवर्मा की परिकल्पना है, किसको कैसा बना दिया, और उसी को आधार मान करके बाकी चित्रकार फिर आगे बात बढ़ाते। लेकिन वो चीज़ें फिर अलग होती चली जाती हैं। अभी अयोध्या में आपने मूर्ति बनी है देखी ना, थोड़ी अलग चली गई ना, वो अलग हो गई ना, अलग हो गई। बुद्ध की मूर्ति अलग अलग देशों में जाओ अलग अलग हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती है ना। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। और एक्चुअली जो रामकृष्ण और शिव जैसे थे उसके बारे में तो किसी के पास कोई भी हाँ कोई संकेत नहीं है, कोई परिकल्पना नहीं है, कोई कुछ नहीं, उनका कोई वास्तविक चित्र या कोई चीज़ें है नहीं। और ये बिल्कुल जो है ना ऐसा दर्शाया जाता है। कोई भी नहीं था जिसकी दाढ़ी मूछें ना हो, सबकी दाढ़ी मूछें थी, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो, सब दाढ़ी मूछें रखते रहे हैं, है ना। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे बुद्ध हो चाहे महावीर हो चाहे शिव हो, सबकी दाढ़ी मूछियाँ थी, सबकी थी। लेकिन अब वो चित्रों में ऐसा दर्शाया जाता है जो राजा रविवर्मा को अच्छा लगा, है ना। अब वो जो खैर उसमें कुछ संकेत है, कुछ बात ठीक होगी, उसको एक सौंदर्य बोध के साथ चीज़ें दर्शाई जानी चाहिए। सिंबल चुने जा रहे हैं तो बड़े सुंदर सिंबल चुने जाने चाहिए, तो इस प्रकार से बात ठीक भी है। लेकिन अब वो नई एरा में नई चीज़ें गढ़ी जाती हैं, है ना। जैसे अब ओशो की बात कही आपने, तो ओशो ने अब वो नई चीज़ें कैसी होनी चाहिए, वो मूल्य जो है प्रतिष्ठापित करके जाते हैं। तो उनके उसमें जो है उनके चित्र जैसे हैं जैसे कि तैसे ही दर्शाए जाएंगे, उसमें हेर फेर नहीं की जाएगी, उनकी भाषा शब्दों में कोई हेर फेर नहीं किया जाएगा। उन्होंने व्यवस्था दी, जिसे उन्होंने व्यवस्था दी कि जो है शरीर छोड़ने पर जैसे सन्यासियों को सशरीर जो है अपना दफनाया जाता है ना, समाधि दी जाती, तो उन्होंने काबिल नहीं होगा ऐसा। उन्होंने क्या कहा, इसको जलाना और अस्थियों का कलश स्थापित करना। इन्होंने उस चीज़ को वापस प्रतिष्ठापित किया जो बुद्ध के साथ हुआ, जो नानक के साथ हुआ, जो कबीर के साथ हुआ, है ना। उसको कथाएं अलग अलग जुड़ जाती हैं कि फूल बन गए फिर ऐसे हो गए, पर एक्चुअली सबको जलाया गया था। कृष्ण को कृष्ण को भी जलाया गया था, नानक को भी जलाया गया था, कबीर को भी जलाया गया था। कथाएं कुछ भी कहती हैं, और वो जो जलने के बाद जो बचता है ना उसको फूल ही बोलते हैं। फिर वो फूल जो है बांट लेते हैं, उनको फूल कहा जाता है। जो अस्थियाँ बचती हैं जलने के बाद में उनको फूल कहा जाता है। वो अदृश्य हो गए, वहाँ फूल बचे, फिर फूल आधे आधे बांट दिए या फूल ऐसे कर दिए। वो फूल एक्चुअली जो है फूल का अर्थ होता है वो अस्थियाँ जलाने के बाद जो अस्थियाँ जो बचती हैं जली हुई, उनको फूल कहा जाता है। तो ओशो ने फिर से उन चीज़ों को जीवंत किया कि ऐसा होगा और इस कलश की स्थापना की जा सकती है। जांच लेना जागा हुआ था कि नहीं जागा हुआ था। जागा हुआ था तो उसकी कलश की स्थापना करना, जागा हुआ नहीं था तो नदी में डाल देना, प्रवाहित कर देना। उसकी समाधि बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन अस्थियों की समाधि, सबकी अस्थियों की समाधि नहीं बनाई जा सकती। जो सचमुच में जागा हुआ हो उसकी समाधि। अब ये जो है आश्रमों में जाओ, किन्हीं भी आश्रमों में जाओ, पीछे जाओ तो अपना वहाँ पे बनी रहती है ना। बोले वो फलाने साधु थे, उनकी यह है, इनकी है, उनकी वह, पूरा जो है कब्रगाह बना देते हैं। आश्रमों के पीछे से कहीं भी जाओ से कब्रें बनी रहती हैं। स्वामी जी, वो फूलों के अंदर भी उस तरह की एनर्जी होती है? बिल्कुल रहेगी वो तो, यदि वह उस लेवल का हो तो। हाँ। उस लेवल का हो तो की समाधि है या जिसके फूल हैं। अब वो तो ओशो की समाधि में वह चीज़ तो रही है और उसमें बड़ी एनर्जी थी, है नहीं थी, क्योंकि अस्थियाँ चोरी हो गई हैं। अस्थियाँ वहाँ पे नहीं हैं, अस्थियाँ उस जगह से हटा ली गई हैं, वो चोरी हो गई हैं वहाँ से, इसलिए अब वह एनर्जी वहाँ पे मिलेगी नहीं, तो अस्थियाँ कहीं और चली गई। हालांकि जैसे भगवान बुद्ध की अस्थियाँ जो है उन्होंने बांट ली थी सभी राजाओं ने, थोड़ी थोड़ी ले जाके सब अलग अलग जगहों पर जो है उनको स्थापित किया गया था। तो ऐसा ओशो के साथ भी हुआ कि बांटा तो नहीं गया था, लेकिन पता नहीं अब कैसा क्या था। एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम चाहता था कि कुछ अस्थियाँ कहीं बच जाएं, तो बच जाएं तो उनके जो कुछ साधक थे उन साधकों ने जो है उस कार्यक्रम के पहले घंटे 2 घंटे पहले 2.5 घंटे पहले जा कर के कुछ अस्थियाँ चुन चुन करके अपने पास रख करके वो ले गए थे और उसको अलग अलग जगह पे स्थापित किया है।
तो इस प्रकार से वो कुछ अलग अलग जगहों पर वह अस्थियाँ पहुँच गई हैं। धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, लग रहा है ऐसा। अनफोल्ड होगा, नेपाल में है, उज्जैन में है, और भी कुछ कुछ जगह पर है। और भी प्रश्न है? गुरु जी, ये अभी विचार का जो हम लोगों ने बात की, तो इस तरह से भाव होते हैं, तो वो भी कभी कभी ऐसा होता है अचानक ऐसे ही हो जाता है, हाँ ये इस टाइप का भाव है, कभी कभी ऐसा बस भाव उठा है, जाना जा रहा है, दोनों होता है। भावों के पार भी तो जाना पड़ेगा ना। भावों के भी अतीत जाना पड़ेगा, विचारातीत, भावातीत, है ना। शरीर के भी अतीत होना है, विचारों के भी अतीत होना है, भावों के भी अतीत होना है। और हम तो कहते हैं बाद में साक्षी के भी अतीत होना है, आत्मा के भी अतीत होना है, परमात्मा के भी अतीत होना है। इन सारी चीज़ों के पार ही उठना है। अच्छा है, भावों की भी निर्जरा होगी, है ना। भाव भी उठते हैं, खूब रोना आता है, रोन लेना चाहिए, भावों की निर्जरा है ना। तरह तरह के अतिरेक उठते हैं। तो जो है क्लिनजिंग की मेथड में जब क्लिनजिंग प्रॉपर होगी, कैथारसिस प्रॉपर होगी, उसमें भावात्मक रूप से भी काफ़ी होगा। जब नाभि चक्र खुलता है, मतलब वह जब अलाइनमेंट के लिए वहाँ पर काम होता है, तो उसको नाभि खुलना कहते हैं। नाभि जब खुलती है तो या तो खूब हंसते हो या खूब रोते हो, और घंटों घंटों तक हंसते हो, घंटों घंटों तक रोते हो, उससे नाभि की क्लिनजिंग होती है। ऐसे अलग अलग चक्रों का सब कुछ होता है। और हृदय पर कई किस्म के ऐसे संचरण महसूस होते हैं, कई तरह के संचरण होते हैं, वह महसूस होने लगते हैं। तो वहाँ पर भी कुछ काम हो रहा होता है। और भावों को भी जाना जाए, अच्छा है कि जाना जा रहा है। भाव उठ रहे हैं, उनका भी उदय हो रहा है ना, उनकी भी उदीर्णा हो रही है, तो वह भी जाना जाए, उसका भी जानना हो रहा है। यह साधना के लिए अच्छी स्थिति है, विचारों को, भावों को, सबको। तो ये भाव विचार ही नहीं होते, विचार का ही भाव जो उठेगा, भाव उठने के बाद में मन की एक तरकीब होती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी नज़र में होना चाहिए, और वह मेरे द्वारा जो है वो होना चाहिए, शासित होना चाहिए। तो वह उसके हाथ में जो बन पड़ता है वो करता है। वो क्या करता है, एक ऐसी प्रैक्टिस होती है कि भाव उठा तो भाव को तुरंत विचार में ढाल देता है, विचारों को देने की, उसमें विचार, उस पर प्रतिक्रिया दे देता है, भावों पर भी प्रतिक्रिया देता है, उससे संबंधित विचार चालू हो जाते हैं। मन की अपनी प्रक्रिया है, बेहोश प्रक्रिया है, उससे जुड़े हुए पैटर्न्स भी बन जाते हैं, भाव से जुड़े हुए पैटर्न्स हैं। जब भाव उठते हैं तो उससे रिलेटेड विचार हो जाते हैं। क्रोध उठता है तो क्रोध के साथ कितने विचार आते हैं, और लोभ उठता है तो संबंधित काम से संबंधित विचार आते हैं। प्योरिटी में ये वासनाएं भी नहीं उठती हैं, उसमें मन इन्वॉल्व हो जाता है। मन यदि इन्वॉल्व न हो और वो उठा हो और जाना जा रहा हो तो उसकी निर्जरा हो जाएगी, उसकी निर्जरा हो जाए, बहुत कुछ निर्जरा होगी। लेकिन वहाँ पर मन उठता है और उसको जो है परिभाषित करने लगता है, उससे जुड़ी हुई पुरानी कल्पनाओं को ले आता है, फिर उसको लंबा भी चलता है, कुछ थीमेटिकल प्रोग्राम चलता है उससे रिलेटेड, और उससे जुड़ी हुई अन्य जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई ऊर्जाएँ और पैटर्न्स जो वो आकर एड ऑन होने लगते हैं। ये सब चलता रहता है, बड़ा खेल है। और चाबी एक ही है कि सबको जानते रहना है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, एकमात्र चाबी है। और सबका इलाज है, परिपूर्ण इलाज है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। सब हो रहा है और जाना जा रहा है, उसमें सब हो रहा है में सब आएगा ना, और जाना जा रहा है इन द सेंस सब हो रहा है और कोई उसे अलग से जान रहा है, ऐसा नहीं। सब हो रहा है और जाना जा रहा है, सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है, वो उसके साथ इनबिल्ट है। कौन जान रहा है वो भी जानना नहीं है, वो भी नहीं जानना कि कौन जान रहा है, क्या जान रहा है, कैसे। सब हो रहा है और सब हो रहा है और जाना जा रहा है, जानना भी हो रहा है। तो उसमें जो है वो साक्षी अपने आप प्रकट हो जाता है, अपनी प्योर फॉर्म में आ जाता है ना। और वह जो है, फिर वह साक्षी जो है अपने आप प्योर फॉर्म में आता है तो वह आत्मा हो जाती है, तब वह आत्मा हो जाती है। अभी साक्षी और आत्मा में थोड़ा फ़र्क है। और यदि इस प्योर फॉर्म में चलोगे तो साक्षी जो है आत्मा हो जाएगी, और आत्मा जो है धीरे धीरे परमात्मा हो जाएगा, परमात्मा भी डिजॉल्व हो जाएगा और बात बन जाएगी। निर्जरा का मतलब क्या? निर्जरा का मतलब निर्जरा यानी क्लिनजिंग। हाँ।
और मैंने सुना है कि कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो उस व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। उसको शांत करने के लिए कोई ऐसा कुछ इस तरह का इंसान हो कि उसको बराबर कर सके। ऐसा है कि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं और कुंडलिनी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। बस ये होता है कि सब हो रहा है और जाना जा रहा है, यह होता है तो इसमें क्लिनजिंग प्रॉपर होती है, पात्रता का विकास होता है। और पात्रता जो है फिर वो बड़ी बड़ी घटनाओं को भी हजम कर जाती है, बड़े बड़े अनुभवों को भी हजम कर जाती है। तो कुंडलिनी जागरण के लिए यह है कि जो चक्रा मेडिटेशन वगैरह हमने दिए हैं, तो ये मेडिटेशन और जिब्रिश और बाकी विधियाँ है ना, कैथारसिस जिसमें क्रोध वगैरह निकालो, ये सब होते रहना चाहिए। कुंडलिनी जागरण से आसानी से नहीं होती, जैसे कहा जाता है ना कि ये इससे हो जाएगी उससे हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पात्रता जब होती है तभी होता है। लेकिन कभी कभी रेयर स्थिति में वो हो भी जाता है तो खैर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ऐसा उतना कुछ नहीं है। वह होगा कि वो अपनी वासनाओं को जी लेगा। जो वासनाएं अतृप्त हैं वो कुल मिला के शक्ति आ गई तो जो अपनी वासना है उसकी प्रतिपूर्ति करोगे, है ना। एक आदमी जो बड़ा अच्छा है, सीधा साधा बंदा है, देखा उसको बड़ा सीधा साधा बड़ा सज्जन आदमी है और अपना उसका नाम चला, कुछ चला, राजनीतिक पार्टी ने उसे टिकट दे दिया, वो बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, कुछ बन गया। लोग बोला ये है, ऐसा होना चाहिए, ये तो कितना सीधा साधा और अच्छा आदमी है, मस्त आदमी है। अब तक जो है बदमाश आदमी था, है ना, ये आदमी ऐसा आदमी लोभी अब ये जो है सही आदमी हमने चुना है। और कुछ दिनों बाद जो है पता चलता है वह सीधा साधा आदमी जो है वो जो पिछला आदमी था उससे भी ज़्यादा कर रहा है ना। उसका लोभ भी ज़्यादा हो गया, उसका जो है और सारी चीज़ें उसकी चालू हो गई। खूब धन बटोर रहा है, कुछ यश प्रतिष्ठा के पीछे पागल हो रहा है, लड़ाई झगड़े भी कर रहा है, गुंडागर्दी भी चालू कर दी, लोगों के साथ मिसबिहेव भी चालू कर दिया, यह भी चालू कर दिया। अब उसके हाथ में पहले ताकत नहीं थी ना, तो उसके पास तो कुछ था ही नहीं। जो है वो भीतर था, बाहर तो उसको दिखाना था मैं सीधा साधा सच्चा आदमी हूँ। और ताकत हाथ में आ गई तो उसने बोला कि अब तो मेरे पास शक्ति आ गई, अब तो मैं तो अपनी वासनाओं को पूरा करूँगा। तो वह अपनी वासनाओं को पूरा कर रहा था। वो करूँगा का अर्थ ऐसा नहीं है, वो वासना अपने आप उसको हैक करने लगती हैं और पूरी होने लगती हैं, है ना। अब ऐसा है कि जैसे भगवान कृष्ण हुए, तो भगवान कृष्ण जो है वह तो परिपूर्ण होश में रहे हैं और उन्होंने भी बहुत कुछ किया है लीला के तहत में, लेकिन वह लीला के तहत है। ऐसा नहीं कि वासना उन्होंने हैक किया और वह ऐसा हुआ, उन्हें लीलाओं के तहत वह हुआ है। तो कोई बुद्ध पुरुष है तो वह चाहे, यदि उसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं, विशेष आयोजन हैं, तो वह गृहस्थ में भी रह सकता है, वह जो है अपना रिलेशनशिप में भी रह सकता है और बाकी चीज़ें भी कर सकता है। लेकिन इसके दुष्परिणाम ज़्यादा हो जाते हैं, इसके मिसयूज़ ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। यह चीज़ जो है ओशो ने कहने की कोशिश करी, लेकिन उसके मिसयूज़ ज़्यादा हो गए, कि ऐसा होता है ना। और कृष्ण के साथ भी हुआ है और ऐसा एक्चुअली बहुत सारे ऋषि मुनि हुए। ऋषि मुनियों के जीवन को झांकोगे तो ये सारी चीज़ें रही हैं उसमें। तो वह जो है वो चाहे तो जैसा हो सकता है। ऋषि मुनि जो है जंगलों में रहे, लेकिन ऋषि मुनियों के पास संपत्ति भी रही, उनको संपत्तियाँ बहुत गिफ्ट में मिलती नहीं, संपत्ति बहुत हुआ करती थी। वो रहते सब सादगी में रहते, लेकिन वो संपत्ति, उनके पास दान ही इतना आता था, उनका धन ही इतना आता था, उनको संपत्तियाँ बहुत होती थी। ऋषियों के अपने गांव हुआ करते थे, वहाँ ऋषि गांव कहलाते थे, और ऋषि पत्नियाँ, ऋषि पुत्र, ऋषि पुत्री, इस तरीके से होता था। रहने के उनके ढंग थे कि इस ढंग से ही वो रहेंगे, लेकिन संपत्ति उनके पास बहुत हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि संपत्ति नहीं हुआ करती थी, संपत्ति उनके पास भी हुआ करती थी। तो वह जो है उसके बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता, बुद्ध पुरुष के पास बारे में डिसाइड नहीं किया जा सकता। चाहे तो जनक जैसा रह जाए, राजा बना रह जाए, है ना, और चाहे तो फिर अपना जो बुद्ध जैसा हो जाए, भिखारी हो जाए। तो वो कैसा जिएगा, उसका कैसा क्या होगा, वो उसके बारे में कुछ निर्णय नहीं किया जा सकता। और उसके बारे में वह भी क्षण जीवी, अपने उस क्षण को जी रहा होता है ना, वह भी किसी प्री प्लानिंग में नहीं जी रहा होता है। लेकिन हो सकता है किसी की धारा वैसी की वैसी चली जाए, बुद्ध की धारा वैसी चली वैसी रह गई, महावीर की धारा वैसी चली वैसी रह गई, एकदम वैसी नहीं रही। गौर से देखोगे तो एकदम वैसी भी नहीं रही, कि वो जो जंगलों में रहा करते थे, पेड़ों के बीच में रहा करते थे, भोजन की बड़ी मुश्किल होती थी। बाद में जेतवन और वेणुवन में रहा करते थे। तो जेतवन और वेणुवन तो एक मतलब मान के चलो कि शाही बाग हुआ करते थे।
उन शाही बागों में रहते थे, जो कि बहुत बड़े बड़े एक मेंटेन्ड जंगल हुआ करते थे, जहाँ पर फल फूल कंदमूल सब हुआ करता था सब कुछ। और उसके अलावा जो है वो भिक्षाटन भी किया करते थे। वह जो है उस मुख्य नगरियों से लगे हुए थे, तो वहाँ पर रहने वाले जो भिक्षु हैं, साधक हैं, उनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ थी कि थोड़ा सा वॉक करते हुए जाएं और उस शहर में प्रवेश कर जाते थे और भिक्षाटन करके भोजन पाकर आ जाते थे। जो ज़रूरत की चीज़ें वो उन्हें मिल जाती थी। तो वहाँ पर विमल कीर्ति जैसे लोग भी हुए हैं, जो कि गृहस्थी रहे, गृहस्थी में बने रहे। तो कुछ भी तय नहीं होता है कि बुद्ध पुरुष का क्या होगा, कैसा होगा। वो खुद भी तो पुरुष तय नहीं करते हैं ना। वो हाँ, वो खुद भी तय नहीं होते हैं। वो अस्तित्वगत रूप से जैसा होना होता है, उसमें कुछ नई चीज़ें गढ़ी जानी हैं। यदि वो कुछ नए प्रतिमान जो है वो गढ़े जाने हैं, पुरानी चीज़ों को तोड़ना है, तो अस्तित्वगत रूप से ऐसा होता है। अब ऐसा दिखता है कि कई मामलों में ऐसा दिखता भी है ना कि ओशो ने यह जो कुछ हुआ वह कुछ असफल हो गया, ऐसा दिखता है। वो असफल होकर भी सफल हो जाता है, असफल होकर भी असफल नहीं हुआ है। ठीक है कि अभी उनके साथ जुड़े हुए जो नियर एंड डियर्स लोग हैं, वो उनमें वो क्वालिटी नहीं दिखी, वो बात नहीं दिखी, वो चीज़ नहीं दिखी। और जो आश्रम चल रहे हैं बस वो भी एक पैटर्न और रिचुअल की तरह चल रहे हैं, उसमें कुछ विशेष बातें नहीं बन रही। हालांकि जीरो होंगे ऐसा नहीं है, वहाँ कुछ ना कुछ तो वहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी साधना तो होती है, कुछ ना कुछ होती है। और बहुत सारी चीज़ों को वहाँ जिया जाता है, जो मिसकॉन्सेप्ट्स को भी जिया जाता है, सब कुछ किया जाता है। लेकिन यही आधार बनेंगे कि आगे जाकर के कुछ वास्तव में प्रघटित होगा। क्योंकि ये क्या है, समय से बहुत पहले आए होते ना सारे बुद्ध पुरुष, ऐसे ही होते। बुद्ध पुरुष का मतलब है उनकी वाणियों को समझना। जो बहुत थोड़े लोग उस समय समझते हैं, और धीरे धीरे समय के साथ में फिर जब वो मौजूद रहते हैं तो उनको सुनने वाले थोड़े बहुत 10, 20, 25, 50, 100, 200 ऐसे रहते हैं। पता चला कि यहाँ कुछ हज़ारों तक वो सिमट गए पूरे जीवन में। और जब वो नहीं रहते हैं तब लाखों, करोड़ों और अरबों लोग फिर उससे जुड़ते हैं, क्योंकि तब वो उस समय पे वो चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। तो इन्होंने जिन चीज़ों को स्टेबल करने की कोशिश की वो टेम्परेरी भले अनसक्सेस हो गई, लेकिन आगे जाकर के वो बहुत अच्छे से सक्सेस हो जाएगी। जैसे उन्होंने जिस कम्यून की बात करी कि कम्यून ऐसे होने चाहिए, तो कम्यून वापस बनेंगे, कम्यून बनेंगे और वैसे कम्यून बनेंगे। अब टेम्परेरी प्रॉब्लम होता है, उनके कम्यून को ध्वस्त कर दिया गया ओरेगन में, अमेरिका में, उस महाप्रयोग को जो ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वह चीज़ ध्वस्त हो गई, वह तो आज आगे नहीं पीछे वो घटेगी। जो कम्यून होना चाहिए, बुद्ध पुरुष के वचन की कम्यून होना चाहिए मतलब हो, बस वो मैनिफेस्ट हो गया, मैनिफेस्ट होने की उसकी तैयारियां चल रही हैं। कब कहाँ कैसा होना है वो हो जाएगा, होगा। वो चीज़ें रुकती नहीं हैं। उन्होंने जिन चीज़ों को गढ़ा उसके साथ में बहुत सारी गलत फहमियाँ, गलत चीज़ें आ गई, लेकिन राइट वे में वो चीज़ें फिर घटना चालू हो जाएंगी। एक्चुअली जो है जिस एरा में जो होता है उस हिसाब से, अब जो है ऐसा हो गया था कि बीच में कि नहीं संत है और बुद्ध पुरुष है तो ऐसे ही होंगे, गृहस्थ नहीं हो सकते। अब ये हो गया कि गृहस्थ भी हो सकते हैं। अब नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से आएगा कि वो लिव इन रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं है ना, ऐसा भी होगा। लेकिन ये बड़ी हजम करने लायक बातें नहीं हैं, हजम नहीं होती हैं, बड़ी विचित्र सी बातें हैं ये, बहुत विचित्र सी बातें हैं। लेकिन वो धीरे धीरे वो प्रूवन होती चली जाएंगी। वैसे देखो तो बहुत नॉर्मल है, वैसे तो बहुत हाँ, क्योंकि वो जो सामाजिक अवधारणाएं हैं ना उनके खिलाफ जाती है ना बात, इसलिए बहुत अटपटी और विचित्र लगती है। मतलब क्योंकि प्रचलन में नहीं है ये चीज़ें, प्रचलन में नहीं है। और अस्तित्वगत रूप से जो है ऐसा जो है फिर से प्रतिष्ठापित किया जा रहा है कि काम वासना पाप नहीं है। अब वो जो है कोई भी ज्ञानी पुरुष है, बुद्ध पुरुष है, वो कहता है कि नहीं काम वासना से वो दूर ही रह रहा है, सारे दूर ही दूर रह रहे, तो कुछ भी कर लो तो फिर वह जो सामान्य मनुष्यता है पूरी जी रही है वो इसी बोध में जिएगी कि यह एक पाप है। उसको इसी तरीके से ही देखा जाएगा कि यह पाप है, क्योंकि हम तो कुल मिलाकर हमें द्वयम दर्जे के, और ये सब हो रहा है मतलब यह जो पतित है, ये पतित ही काम है, उसको पतित की तरह ही देखा जाएगा। तो वह जो है अस्तित्व फिर से प्रतिष्ठापित करेगा कि ये पतित नहीं है, तो प्राकृतिक है, उसके प्रति सहज हो कि ये प्राकृतिक है, कि यह जो है प्राकृतिक है। और जैन में जो एक बात कही गई है उस हाइकू को हम जैसे बहुत बार किसी को मिलता है तो हमें बताए
इसमें जो है कि साधना से पूर्व वह साधारण होता है, साधना में कोई एक अपना जो है विशिष्टता आती है, और उसके बाद में साधना की परिपूर्णता पर वह फिर से साधारण हो जाता है ना। तो इस प्रकार से वह हाइकू का एक मैसेज था, उस हाइकू को हम वापस जानना चाहेंगे, यदि किसी को पता हो तो उस हाइकू के हम उदाहरण अच्छे से लेना चाहेंगे। ये जैन हाइकू है। तो जैन संतों की बात देखा जाए तो गृहस्थ रहे हैं, उनके बाल बच्चे होते रहे हैं, गुरु नानक देव जी के बच्चे हुए हैं, अपना जो है कबीर के हुए हैं, है ना, ऋषियों के बच्चे हुए, ये सब हुए। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि अस्तित्व को जो है उन सारी चीज़ों को अपने आप बैलेंस करना होता है। वो बैलेंस जो है वो प्रतिमान गढ़ेगा कौन? प्रतिमान बाकी जो गढ़ते भी हैं तो वो प्रतिमान मूल्यवान नहीं होते, मूल्यवान वो प्रतिमान होते हैं जो बुद्ध पुरुषों के जीवन में गढ़े जाते हैं, है ना। तो उसमें कुछ विवाद भी होते हैं, कुछ भी होते हैं, स्थितियाँ भी होती हैं, लेकिन धीरे 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 फिर वापस नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे कि अब ये चीज़ है, फिर से प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं कि अपना जो है बुद्ध पुरुषों के शरीर को भी जलाया जाए, ये बात है, बुद्ध पुरुषों के शरीर को भी जलाया जाए और अस्थियों की स्थापना हो, और इस बात को बार बार देखा जाए कि सचमुच में बुद्ध पुरुष था या नहीं था। यदि बुद्ध पुरुष नहीं था तो उनकी अस्थियों को जो है जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, उसकी कब्र नहीं बनानी चाहिए, वो कब्र होगी। समाधि तो बुद्ध पुरुष की होगी ना, सबको समाधि कह दिया जाता है जब समाधि नहीं होती। यदि बुद्ध पुरुष नहीं है तो फिर वह जो है कब्र होगी, बुद्ध पुरुष है तब वह समाधि होगी। तो यह चीज़ें जो धीरे धीरे स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन वह आएगा कौन? वो तो बाद में व्यापार हो जाता है, उसके नाम से सब चलने लगता है। वो तो देखो ऐसा है, लेकिन ऐसा लगता है देखो ये चीज़ें हुई है, यह चीज़ जैसे हुई है ना। अब ओशो के साथ ये चीज़ वापस हुई है, अब बीच में हुई थी, अब वो फिर से रिस्टेबल होती है। कबीर के साथ हुई, नानक के साथ हुई, और फिर अभी जो है ओशो के साथ हुई। तो अब जो मतलब उसके पहले बुद्ध के साथ भी हुई है, बुद्ध की अस्थियों के कलश बने और स्थापित किए गए हैं। तो अब जो धीरे धीरे करके यह चीज़ वापस प्रतिष्ठापित होना चाहती, इसलिए तो ऐसा हो रहा है ना, होना चाहिए। नहीं तो फिर तो अपना हर कोई घोषणा करता रहेगा और अपना कब्रों के ढेर लगते चले जाएंगे। कब्रों की जरूरत नहीं है, इस धरती को कब्रों की जरूरत नहीं है, कब्र मुक्त धरती चाहिए। अभी इन्होंने बताया ना कि कुंडलिनी जागरण से जो होता है, आपने बताया कि जैसे शक्ति बढ़ती है, तो इसके साथ एक चीज़ ये भी हो सकती है क्या कि हम ऑथेंटिक है या हमारी जो मूल प्रकृति है वो उस टाइम पे ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी ऐसे, अगर आप अच्छी राह पे हो या स्पिरिचुअल टाइप में। हाँ, मतलब यही है कि ये जो लोअर चक्रास है ये वो क्लीन होने चाहिए। जब कुंडलिनी की शक्ति जागृत हो रही है तो लोअर चक्रास जो है वह क्लीन होने चाहिए। अब लोअर चक्रास यदि क्लीन नहीं है तो फिर जो भी जिन चीज़ों को आप जी रहे हो उनको शक्तियाँ मिलेंगी। आप जिन चीज़ों को भी जी रहे हो, यदि आप संगीत को जी रहे हो तो आप बड़े संगीतकार बन जाओगे, है ना। और बनना आपको बुद्ध पुरुष था, आप बन जाओगे बड़े संगीतकार। कोई व्यक्ति बड़ा राजनीतिज्ञ बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। कुंडलिनी जागरण हो गया, राजनीति क्या बड़ा आकर्षण है उसको, तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। बुद्ध पुरुष नहीं बन पाएगा। तो बुद्ध पुरुष बनने के लिए क्लींजिंग चाहिए ना, अच्छे बुरे का सवाल नहीं है ना, क्लींजिंग का सवाल है। वहाँ पर कोई विषय, कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो वो ऊर्जा उठेगी तो सुषुम्ना नाड़ी में जाएगी और उठ करके जो है ब्रह्मरंध्र को छेद के बाहर हो जाएगी। तो ब्रह्मरंध्र को छेद दिया तो ठीक बात है, ब्रह्मरंध्र को नहीं छेदा और वह ऊर्जा जो अंदर घूमती रही तो ऊर्जा तो खतरनाक है, वो ऊर्जा उसे मिल जाएगी। ऊर्जा यदि उसे मिल गई, जो भी वहाँ पर प्ले होना चाहती चीज़ें उन्हें वो मिल जाती तो वो प्ले बहुत बड़ा प्ले हो जाएगा, मेगा प्ले हो जाएगा, है ना। वो ऊर्जा उठ रही है, मान लो है भी नहीं है और होश भी अच्छा है, सही है, तो ऊपर ले जा सकते हैं। एक्चुअली कुंडली ऊर्जाओं को तो ऐसा है कि ऐसा करके थोड़ा यहाँ सहस्त्रार तक लाया जा सकता है। ऊर्जाओं को उठाकर सहस्त्रार तक लाया जा सकता है, सहस्त्रार को एक्टिवेट किया जा सकता है।
लेकिन कुंडलिनी जागरण नहीं किया जा सकता। कुंडलिनी जागरण का अर्थ यह नहीं है कि ऊर्जाओं को उठाकर सहस्त्रार पर ले गए। ऊर्जाओं को उठाकर सहस्त्रार पर ले गए तो छोटी मोटी ऊर्जाएं होती हैं, है ना, उससे एक्टिवेशन होता है, क्लेंजिंग होती है, प्लेटफॉर्म बनता है, अच्छी बात है ना। अब वो जो रास्ता साफ हो गया, रास्ता साफ हो गया, बात तो कहीं ना कहीं सहयोगी तो है। कुंडलिनी जागरण तो अपने से होता, कोई किसी का कुंडली जागरण कर ही नहीं सकता, असंभव बात है। कोई ऐसा बोल रहा है तो वो दुकानदार है, अपनी दुकानदारी कर रहा है, चुतिया बनाओ स्कीम है, चुतिया बनाओ स्कीम चला रहा है, जिसमें जो फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे। कुंडलिनी कभी कोई किसी की नहीं जगा पाया। कुंडलिनी तो जागती है, और जागती है तो बहुत खतरनाक तरीके से जागती है। इन द सेंस खतरनाक मतलब बुरे का सवाल नहीं है, वो इस तरीके से जागती है कि बहुत ज़्यादा ऊर्जाओं का उठाव होता है सुषुम्ना नाड़ी से। एक साथ इतनी ज़्यादा ऊर्जा उठती है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा उठती है कि वो काउंटेबल नहीं होती। एक जैसा अनंत सा कुछ फूट गया है, और वह जो है ऐसा लगता है हजारों हजारों जो है सूर्य एक साथ प्रकाशित हो गए, हजारों हजारों सूर्य प्रकाशित हो गए, और जो है वो ऊर्जा अपना उठ करके उठ जाती है। और उसके साथ में भी उस समय क्लिनजिंग है, विकार नहीं है, कोई भीतर कोई विकार नहीं है, तो ब्रह्म क्षेत्र में रंध्र खुल जाएगा, होल हो जाएगा। हाँ, तो उसमें होल हो जाएगा, होल हो जाएगा और मुक्ति हो जाएगी, वहाँ बात बन जाएगी। फिर वो जो है ये हो गया कि फिर ज़्यादा हो गए तो सगदागामी हो गए, है ना, या फिर अनागामी हो जाओगे। उसके बाद फिर जो है वो प्रॉपर और बची हुई जो क्लिनजिंग है वो हो जाए, कुछ कुछ चीज़ें हो जाए, तो फिर परिपूर्ण मुक्ति वहाँ पर फिर हो जाती है। लेकिन मेन बैरियर वहाँ से क्रॉस हो गया, सारे लोअर डायमेंशंस और ये सब जो है इसके सारे बैरियर क्रॉस हो गए। सगदागामी अस्तित्वगत रूप से चाहे तो होगा, और नहीं तो फिर वो अनागामी हो जाएगा, और चाहे तो मुक्त भी हो जाएगा, मतलब वो वहाँ पर वह थोड़ी स्थितियाँ बनती तो मुक्त भी हो जाएगा। जब कुंडलिनी शक्ति जागरण होता है तो पूर्ण युक्त आंशिक जागरण होता है। हाँ, कुंडलिनी का जागरण पूर्ण होता है, आंशिक नहीं होता, या तो होगा या तो नहीं होगा, बीच वाला कोई मामला नहीं है, बीच वाला कोई मामला नहीं है। और बहुधा ऐसा ही होता है कि वो रात में होता है, जब सो रहे होते हो अचानक जागरण होता है, पूरा होश भर जाते हैं और पूरी तरह से सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है होता है। और उस समय जो है मन अपनी आखिरी कोशिशें कर रहा होता है, चीख चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो इतना बड़ी घटना घट रही थी, वो जो नक्कार खाने में तूती की आवाज़, तब मन की आवाज़ जो है कोई मूल्य ही नहीं रखती, कोई सुनना ही नहीं होती उसकी, है ना। हर एक बंदे को तो नहीं हो सकती ये बात, यह तो सबको हो सकती है, जो साधना की गहराइयों में जा रहा है तो उसको, हाँ, तो साधना की गहराइयों में जा रहे हैं सेंस। इसमें एक बात और भी है कि आपकी साधना कितनी क्या है आपको क्या पता है ना, और पिछले जन्मों की कितनी साधना है, उनकी कब उदीर्णा हो जाएगी, उनका कब जो है पुण्य का उदय हो जाएगा, कब उसके पुण्य का उदय हो जाएगा, कैसे जानते हो, है ना। बाकी ये डराया बहुत जाता है कि कुंडलिनी जागरण से यह नुकसान होगा, या होगा फल होगा फल, ऐसा कुछ होता नहीं, मामूली बात है, वो बेकार की बात है। और कोई रेयर वन कोई घटना घटती है तो उसको जो है उसको आधार नहीं माना जाना चाहिए, है ना। रेयर वन कोई घटना घट गई तो उसको लेकर के बवाल मचाएं और उसको लेकर ज़िंदगी गंवा दे कि नहीं हमें बचना चाहिए, कुंडली जागरण नहीं होना चाहिए, और साधना भी की जा रहा है, क्यों करो साधना ही छोड़ दो ना। जब कुंडली जागरण ही नहीं चाहिए तो साधना छोड़ दो, वह होगा फिर आगे की घटनाएं होंगी, फिर आगे तो मुक्ति उक्ति की तो बात ही छोड़ दो, खेल ही खत्म करो। इतने में ही डर गए तो, है ना। इतनी बड़ी आध्यात्मिक घटना होती है कुंडलिनी जागरण, तो ब्रह्मरंध्र क्यों इसके साथ जैसे खुलता नहीं है, क्यों उसके जागरण? नहीं, वह तो बहुधा तो खुल ही जाएगा, खुल ही जाएगा। अब यदि कुंडलिनी जागरण हो रहा है और बहुत सारे ऐसे संस्कार, बहुत सारे ऐसे आकर्षण हैं, विकार हैं, वह एक्टिवेट हैं, तो अपने अपने सेंटर पर जब ऊर्जा उठती है उसको खींच लेते हैं, वो ब्रह्म तक पहुँचते पहुँचते उसमें चोरी हो जाती है ना, उसे पाइपलाइन लगा करके सब उसकी चोरी हो जाती है, हाँ, वो शक कर लेते हैं, हाँ, तो वहाँ पर जो है वो सकिंग हो जाती है। तो अब जो है वो ब्रह्मरंध्र पर जाकर वो चोट तो पड़ी, लेकिन वो चोट इतनी नहीं पड़ी कि उसमें रंध्र हो जाए, ब्रह्म क्षेत्र में जाकर चोट तो पड़ी, लेकिन रंध्र के बन जाए, छेद हो जाए, इतनी चोट नहीं पड़ी। तो बाकी जो बची हुई ऊर्जा है वो अंदर घूमती रहेगी, वो पैटर्न उसको शक करते रहेंगे और बहुत तेजी से खर्च करते रहेंगे। तो फिर से नहीं हो सकता है, फिर से इतनी ऊर्जा उठे, नहीं तो ऊर्जा फिर उसके बाद में एकदम से ऐसी ऊर्जा नहीं उठती, तो ऊर्जा थोड़ी उठती रहेंगी
और यह जो है बहुत तेज़ी से जिया जाएगा। मतलब जो राजनीति 10 साल मतलब 10 जन्म में जो करने वाले थे वो 10 महीने में कर जाओगे, है ना, थकने वाले हो नहीं। तो फायदा तो होगा ही। हाँ, वाक शक्ति आ जाएगी, खूब अच्छे से बोलोगे कुछ अच्छा, है ना, और बिल्कुल थकोगे नहीं, मोटिवेशन कर लोगे, बहुत लोग प्रभावित होने लगेंगे। कुंडलिनी जागरण हो गया तो सब लोग प्रभावित भी होने लगते हैं। बहुत सारे काम एक साथ कर लोगे, काम धंधे भी कर लोगे, राजनीति भी कर लोगे, समाज सेवा भी कर लोगे, परिवार का मैनेजमेंट भी कर लोगे, साथ में कुछ पढ़ना लिखना भी कर लोगे, दुनिया भर की चीज़ें कर लोगे और थकोगे नहीं। वहाँ थकता नहीं ना आदमी, वो इतनी एनर्जी रहती है, थकने का तो सवाल होता नहीं है। और कुछ रहेंगे? जिस तरह से आप जिस तरह से अभी बोले कि हर चीज़ें एक साथ में होती, इतनी एनर्जी होती है, और ऐसा है और वो हियर एंड नाउ में भी रह सकता है, तो हियर एंड नाउ में उस समय, अब ये देखो कि इस प्रकार से इस व्यक्ति को जो है ना एक्चुअली योग भ्रष्ट कहा जाएगा। यह जो योग भ्रष्ट कहलाएगा कि उसकी संभावना थी और योग होते होते वो जो भ्रष्ट हो गया है। तो भ्रष्ट हो गया तो अब हियर एंड नाउ तो अब कैसे होगा कि जब वो जी के विकारों को जी रहा था, विकार को जी रहा था, विकार तो हियर एंड नाउ नहीं होते, भूत और भविष्य। ये हियर एंड नाउ होगा तो ऊर्जाएं तो फिर वो विकार में सर्वाइव नहीं कर रहे होंगे तभी तो होगा ना। विकार सर्वाइव कर रहे हैं और पुष्ट है वहाँ, तो है ना, खूब खा पी के मोटा गए हैं तो पुष्ट है ना, पुष्ट विकार है तो पुष्ट विकार है, तो वहाँ तो हियर एंड नाउ कैसे होगा? पुष्ट विकार तो अपने हिसाब से काम कर रहे होंगे। लेकिन ये है कि बहुत तेज़ी से जिया जाएगा और फिर वो वहाँ पर जो है ना व्यर्थता का बोध होने लगता है। वो हाँ, वो अपना जी करके उससे बाहर कम समय में हो जाता है। वो उसमें क्षमता तो रहती है उस समय कुछ ना, जिया जाता है और फिर वहाँ पर ऐसा अचानक जागरण, अंदर ऊर्जा तो है, बीच बीच में ग्लिम्स तो आते रहते हैं, जागरण वाले ग्लिम्स तो आते रहते हैं। अरे साले ये सब व्यर्थ है, ये क्या रखा है, क्या लगा रखा है, तो व्यर्थ बोलते ही वो चीज़ व्यर्थ होने भी लग जाती है क्योंकि ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, फिर व्यर्थ होने लगती है। व्यर्थ है, हाँ व्यर्थ है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है कि व्यर्थ है, छोड़ो इसको, हटाओ, हटा दिया, हटाओ यानी हटा दिया, हट गया, उसी समय हट गया। फिर अगला, हाँ ये भर क्या गया, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो स्वामी जी इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि निर्जरा बहुत फास्ट हो जाती है। हाँ फास्ट हो जाती है, निर्जरा बहुत फास्ट हो जाती है इससे, है ना, फास्ट हो जाती है। मतलब ये देखो वहाँ तक का रास्ता खुल गया है ना, वो जो है चौथे शरीर की घटना है, मतलब वहाँ तक का रास्ता तो खुल गया ना। बहुत काफ़ी कुछ जो है वो शक्ति है ना, शक्ति है ना चौथा शरीर, मन शरीर ही है। मन शरीर में उठता है लेकिन वो मन के पार छलांग भी बन सकती है वही। हाँ चौथे शरीर की घटना है और वो घटना यदि ठीक से घट गई तो चौथे शरीर के बाहर छलांग लग सकती, नहीं लग पाई तो वो शक्ति पूरी चौथे शरीर को ही मिल गई, मन को ही मिल गया, मन के विकारों को ही मिल गई, मन शरीर को ही वो मिल गई ना, वहीं उठी और वहीं मिल गई। अब वो जो है मन बलवान हो गया। इसका मतलब तो पहले क्लींजिंग तो होनी चाहिए, इसलिए तो क्लींजिंग की इतनी विधियां दी, कितनी विधियां दी हैं। सब तो क्लींजिंग की विधियां हैं और सबको हम कह रहे हैं कि क्लींजिंग की विधियों को एनी हाउ प्रयोग में लाते रहो प्रयोग, कुछ ना कुछ जो है कम से कम एक विधि तो क्लींजिंग की रोज होनी चाहिए, कोशिश करो 2 कर लो ना, क्लींजिंग की विधियां होते रहनी चाहिए, होते रहनी ये चाहिए, सब होगा तब फायदा होगा, वरना तो तभी फायदा होगा। वही ऊर्जा सब। अब वो हाँ ऐसा नहीं, बाकी विधियों का प्रयोग समय समय पे करते रहना चाहिए। इतनी विधियां नहीं, सभी विधियों का प्रयोग समय समय पे थोड़ा थोड़ा कभी न कभी हफ्ते पे 1 आध बार जो है ऐसा कर लिया कि रेंडमली अलग अलग विधियों का प्रयोग करते रहेंगे, कभी इसका कभी उसका कभी उसका कभी उसका, वह भी करते रहना चाहिए, है ना। और हो सके तो एक विधि रोज करो जो समझ में आ रही है, रेजोनेंस जाता, एक विधि जो नहीं करते चले जाओ। तो इन सब की जरूरत है। वो किसी पार्ट की सफाई कर रही है विधि, किसी दूसरे पार्ट की सफाई कर रही है, वो किसी तीसरे पार्ट की सफाई कर रही है, तो क्लींजिंग हर जगह की क्लींजिंग होती चलती जाती है। क्लींजिंग का जो मैडम करते हैं तो उसमें प्रॉपर कोई बॉडी पार्ट में तकलीफ है उसके लिए प्रार्थना करते हैं क्या? नहीं वो चीज़ें नहीं, आपको जो है ना, आपको ये जो है YouTube में जो डला हुआ कंटेंट है सारा आपको सुनना पड़ेगा। 600 प्लस कन्वर्सेशन है और 52 विधियाँ उसमें उपलब्ध हैं। इन विधियों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अभी तो आप जो है वो पुरानी चीज़ों से हिप्नोटाइज्ड हैं कि इस ध्यान साधना का तो पैर के दर्द को ठीक करना और ये करना और वो करना,
ये कोई धर्म या साधना नहीं है। healing में सिर्फ सुनना ही है, ऐसा है। ये यहाँ कोई हीलिंग वीलिंग वाली कोई बातें नहीं है, ये कुछ और बातें हैं। वो हीलिंग वीलिंग वाली बातें वो गैर धार्मिक बातें हैं, गैर आध्यात्मिक बातें हैं, वो हीलरों के पास मिलेंगी, है ना। ये बस चीज़ है एक आ गई, एक हीलिंग की मेथड आ गई सो आ गई। वो इसलिए आ गई कि साधक को भी कहीं कभी हीलिंग की जरूरत होती है। हीलिंग इसलिए चाहिए कि तेरी साधना हो सके, हीलिंग इसलिए नहीं चाहिए कि अपना परिवार और दुनिया की जिम्मेदारियां निभानी है, इसलिए ताकि अपना उससे शरीर साधना के लिए अच्छे शरीर की जरूरत है, इसलिए एक वो विधि हैपनिंग के तहत आ गई है सो आ गई है। हम कोई हीलर वीलर नहीं है, और कोई व्यक्ति हमारे पास हीलिंग के लिए आ रहा है तो वो गलत दिशा में आ रहा है, गलत जगह पे आ रहा है, गलत व्यक्ति के पास आ रहा है। स्वामी जी, कभी कभी अस्तित्वगत भी ऐसा होता है कि कर्म निर्जरा या जो भी हम बहुत इंटेंसिटी से कुछ सोचते हैं तो पता चला कि कुछ ही देर में फटाफट से निर्जरा हो रही है, वो निर्जरा दिख रही है, तो क्या अस्तित्वगत ऐसा हो सकता है? हाँ, कई बार हो जाता है। यदि आप किसी सदगुरु के संग सानिध्य में हैं तो अचानक कभी कुछ ऐसा होता है कि वह डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। उस समय, उस पर्टिकुलर समय में आप सदगुरु के साथ अपने हैं या नहीं है वो सवाल नहीं है, उनके साथ रेजोनेंस में हैं, तो बीच बीच में ऐसा क्लिनजिंग थोक वाली होती रहती है। अचानक थोक में कुछ लंबी चौड़ी सफाई हो जाती है, तो वहाँ कुछ नहीं भी कर रहे हैं, कुछ दुनिया की दरदारी के दूसरे काम कर रहे हैं और पता चला अचानक क्लिनजिंग हो गई। सामने कोई घटना घट रही है, देख रहे हैं और उस घटना के घटने के साथ अंदर बहुत सारी क्लिनजिंग हो गई। अचानक कुछ का कुछ होने लगता है, इसलिए वो संग सानिध्य का बड़ा महत्व है। तो स्वामी जी, उस टाइम पे लाइफ भी ना रोलर कोस्टर जैसी बन जाती है। हाँ। लेकिन वो थोड़ा उबड़ खाबड़ होके फिर एकदम फटाक से समझ में आता है कि ये तो बहुत थोक के भाव में सब कुछ ही बह के चला गया। हाँ, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो अस्तित्वगति होता है या ये अस्तित्वगत रूप से होता है, लेकिन उसके लिए बस यही जरूरी है, तब होता है जब आप किसी सदगुरु के सानिध्य में है। मतलब है ही, आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ही। हाँ, उस यदि टाइम पे दिखे या ना दिखे, लेकिन आप कनेक्टेड है। वो बस उनके सानिध्य में है, तो सानिध्य का अर्थ है कि उनके रेजोनेंस में, रेजोनेंस में। फिर वो उनके फिजिकल दूरी कितनी हो सवाल नहीं है, उनसे 10 मीटर दूर बैठे हैं कि 10 किलोमीटर दूर बैठे हैं कि 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं कि 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, वह मामला नहीं है। तब जो है वो एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम तब एक्टिवली हेल्प करता है, एक्स्ट्रा हेल्प करता है, और डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम भी एक्स्ट्रा हेल्प करता है। और वहाँ पर क्लिनजिंग तो होती ही रहती है, उनकी साधना पद्धतियों से जुड़े रहे हैं और रेजोनेंस में बना हुआ है, रेजोनेंस बना हुआ है तो घटनाएं घटती रहेंगी, क्लिनजिंग होती रहेगी। और ऐसे बल्क क्लिनजिंग कभी भी अचानक हो जाएगी, विदाउट एनी मेथड भी हो जाएगी। लेकिन तब भी मेथड नहीं छोड़ना चाहिए। मेथड इधर कर रहे हो और उसका प्रभाव कहीं और पड़ रहा है, झाड़ू लगाते हुए, काम करते हुए, फ़ोन करते हुए, दुकान में सामान खरीदते हुए, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। निर्जरा का पता चले न चले, पर गुरु सानिध्य में या तो उसके प्रवचन सुनने से ऑटोमेटिक हो जाए। मुझे पता नहीं चलता कि निर्जरा हुई, वो ऑटोमेटिक क्लींजिंग अंदर से होती रहती है, होती रहेगी, क्योंकि रेजोनेंस में है। हाँ, यदि आप रेजोनेंस में हैं तो कन्वर्सेशन आपको बहुत बेनिफिट करते हैं। वो कन्वर्सेशन निर्जरा ही करेंगे, बहुत तगड़ी निर्जरा होती है। उसकी अनुभूति हो या ना हो उसका कोई मतलब। हाँ, अनुभूति आपको हो रही, वो तो होगी ही होगी, कि निर्जरा तो होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि निर्जरा ना हो, क्योंकि वह आप्तवचन है, आप्तवाणी है। आप्तवाणी है तो वो निर्जरा करेगी। आप्तवचन का मतलब कि प्रभावशील है, वो प्रभावशील है, उसका प्रभाव ये है कि वो क्लिनजिंग करेगी। और ये सब है क्या? तोड़फोड़ का अभियान ही तो है सारा अभियान, जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान ही तो है। और है क्या? गुरु की सारी देशना क्या है? तोड़ो फोड़ो, अतिक्रमण हटाओ, बेकार की चीज़ें निकालो, फेंको, और क्या है? सारी देशना तो यही है, क्लिनजिंग की देशना है। लेकिन सुनने से ही कभी जो सुनते हैं तो बहुत सी पैटर्न ऑटोमेटिक ऐसे उसी समय डिजॉल्व हो जाते हैं। ये घटना घटती है तो देयर एंड देयर रिएक्ट नहीं करते, मीन्स के वो सुनने से वो निर्जरा तो हो गई, हमें उसकी निर्जरा की अनुभूति हुई और नहीं हुई। स्वामी जी, वो जो समझ बढ़ती है कोई एक पैटर्न के लिए, अगर पर्टिकुलर पैटर्न के लिए, मतलब समझ ले कि वो पैटर्न ही पूरी डिसॉल्व हो गई, पैटर्न डिजॉल्व हो जाता है। तो समझ, देखो, निर्जरा हो गई। सम्यक समझ का मतलब ही होता है कि वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, है ना। कोई चीज़ ठीक से समझ में आ गई मतलब वो उससे पार हो गए, पार नहीं हुए का मतलब वो ठीक से समझ में है ही नहीं। बात यही होती है।
कभी कभी ऐसा लगता है एक पैटर्न नहीं है, जो पैटर्न से जुड़ी हुई बहुत सी पैटर्न, बंच ऑफ पैटर्न। हाँ, बंच ऑफ पैटर्न सीधे एक साथ डिजॉल्व होता है, और यह तो होता है। समझ में आ गई, उतर गई तो सब हाँ, हो जाता है। हाँ, यही तो बात चल रही थी जो बाबुल जी बोल रहे थे, यही तो बात चल रही थी कि उस समय एक पूरे बंच के बंच एक साथ साफ हो जाते हैं, और पता चला कि उस समय आप साधना की विधि में भी नहीं है, दुनियादारी के काम कर रहे हैं, और उसी समय अचानक घट जाता है। या ये सुनते सुनते तो हो ही जाता है, सुनते सुनते तो होगा ही होगा भैया, तो है ही कन्वर्सेशन सुनना अपने आप में क्लिनजिंग है ही है, क्लिनजिंग है ही है। और सम्यक श्रवण यदि हो तो सम्यक श्रवण हो तो किसी और विधि की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में पर्याप्त अवलंबन है, यह अवलंबन जो है पर्याप्त है। यदि सम्यक श्रवण आपके पास हो तो, यदि सचमुच में आप जनक हो तो, जनक हो तो फिर बात पूरी हो जाती है। जैसे कोई पैटर्न ऑपरेट होती है, तुरंत आपका कोई प्रवचन याद आ जाता है, या तो आप याद आ जाते हैं तो रुक जाते बस। हैं, इसके वो पैटर्न रुक जाते हैं। अब ये जो सदगुरु का सपोर्ट सिस्टम जो काम करता है वो कई तरीकों से काम करता है, कि यह भी काम करता है कि जब भी आप कुछ ऐसा कर रहे हो या साधना में कोई बाधा बैरियर खड़ा हो रहा है, तो वह वाणी अचानक गूंज जाएगी वहाँ पर, और गूंज करके उस बैरियर को तोड़ देगी, है ना, या स्मरण आएगा या कुछ आएगा, और बैरियर को तुरंत देर वहीं का वहीं तोड़ देगा। बहुत अनुभव होता है कि कुछ करने जाते हैं, अचानक आप या आपका चेहरा दिख जाता है, आपका कोई प्रवचन याद है, कोई बात है तो तुरंत रुक जाते हैं, कोई जाने दो। यही आप्तवाणी कहलाती है। आप्तवाणी जो फिर जो है हमेशा सहयोग में बनी रहती है, ऐन समय पर वो आके खड़ी हो जाती है। अभी सुन लिया, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई, भीतर उतर गई हैं, उस घटना के साथ में चीज़ समझ में भी आ जाएगी, उस समय जाकर वो अनफोल्ड हो रही है। अभी वो भीतर आ गई, भीतर प्रवेश पा गई, कहीं ना कहीं वो साथ देगी ही देगी। वही कह रहे हैं ना कि टेबल है, कुर्सी है ना, इसको भी कभी ना कभी वो चीज़ प्रतिक्रिया में ये बहुत अनुभव होता है, कुछ चीज का है ना, तुरंत प्रतिक्रिया करने जाते पता चल जाता है। कभी किसी चीज की प्रतिक्रिया तब आप तुरंत याद जाते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करनी है तो वहाँ तुरंत हो जाते हैं, हो जाता है। हाँ, यही आप तो अच्छा है। मैं ऐसे कभी सॉरी, ये जो घटना कह रहे हैं कि मीन्स वो क्लिक होने के बाद भी संभलना जरूरी होता है ना, मीन्स मुझे अभी ये प्रतिक्रिया नहीं करनी है, वो संभलने के बाद भी अगर प्रतिक्रिया नहीं करनी है, देखो आप तो वचन तो गूंज गया, अब सवाल ये है कि हमारी उसमें कितनी तैयारी है, कितना रेजोनेंस है। रेजोनेंस यदि प्रॉपर है ना, रेजोनेंस जो है अपने सदगुरु के प्रति रेजोनेंस प्रॉपर है, समर्पण प्रॉपर है, तो प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, तो वो अपने आप में आदेश है। सदगुरु को भी आदेश नहीं देते, उपदेश देते हैं। उपदेश का अर्थ है कि वो फ्री विल है, मानो या ना मानो। लेकिन सरेंडर है तो सरेंडर के साथ वो आदेश होता है, ऐसा आदेश होता है जो मीठा आदेश है, मतलब हम उसके खिलाफत में ही नहीं, हम तो चाहते ही हैं। हमने तो अपनी जो वो है रसरी उसके हाथ में दे रखी है, क्या बोलते हैं उसको, जो रथ में रहती है वो रस्सी रहती है ना, नहीं वो अपना घोड़ों को लगाम अपने आप हाथ में दी हुई है, जानबूझकर हाथ में दी हुई है। तो वहाँ पर तो फिर वो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है कि वह जैसे प्रतिक्रिया नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं हो, प्रतिक्रिया वहीं ख़त्म हो जाती है, मामला वहीं डिजॉल्व हो जाता है। यदि वहाँ राइट रेजोनेंस है, जिसको सरेंडर कहा जाता है, वैसा है तो फिर तो वहाँ बात बनने लगती है। प्रतिक्रिया नहीं मतलब प्रतिक्रिया फिर हो नहीं सकती। अभी फिर रेजोनेंस में थोड़ी कमी है, रेजोनेंस प्रॉपर भी हुआ नहीं है। गुरुदेव की बात सजेशन समझे के ओल्डर समझे, वो अपने पे होता है, ओल्डर समझे तो वो हो जाएगा, सजेशन समझे तो उसका असर नहीं होगा। हालांकि कोई भी बुद्ध पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, वह सिर्फ उपदेश ही देते हैं, आदेश नहीं देते। वह तो सामने वाले व्यक्ति तय करता है कि उसका सरेंडर कितना है, उस अनुपात में वह बाद में वो हाँ। होता है। और अनुपात काम ही नहीं करेंगे, यदि सरेंडर पूरा है तो अनुपात का सवाल ही नहीं हो, फिर वो आदेश हो जाता है। तो वो गूंजते ही उसी टाइम प्रॉम्प्ट एकदम एक्शन हो जाता है। हाँ, इधर गूंजा और उधर वो फलित हो जाएगा, पूरी तरह से फलित हो जाएगा, देन एंड देयर फलित हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड को काम करने नहीं देता, तो बंद हो जाता है। हाँ। बंद हो जाता हाँ, वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड जो है हैक नहीं कर पाएगा, ऑपरेट नहीं कर पाएगा, कुछ अपना कोई विकल्प नहीं दे पाएगा, वहाँ विकल्प बन नहीं सकता। कोशिश होती है पर तुरंत रुक जाता है। हाँ, कुछ भी हो लेकिन विकल्प वहाँ पे खड़ा हो ही नहीं पाता है।
तो निर्विकल्प अवस्था हो जाती है। तो निर्विकल्प अवस्था जो है मुक्ति की अवस्था है। फिर सरेंडर पूरे मन से ही होना पड़ेगा। सरेंडर ऐसा होता है कि पूरे मन से होता है। पूरे मन से सरेंडर का होता है कि पूरा मन एक साथ मरता है। सरेंडर का मतलब होता है कि मन वहां पर गया और पूरा मन का सरेंडर होगा तभी वो सरेंडर होगा। पूरे मन से ही होता है। पूरा मन एक साथ जो है वो चढ़ा दिया जाता है। स्वामी जी, दूसरी बार अगर कोई और बात की प्रतिक्रिया जब करिए तो उस टाइम में भी क्लिक हो जाएगा कि अभी वो तो फिर फुल सरेंडर हो गया तो फिर तो होता ही, हाँ, होता ही चला जाएगा। हाँ। तो ये होता ही यही है कि गुरु भी एक उपाय ही एक अवलंब में है कि वहाँ उस माध्यम से सरेंडर किया जा रहा है। रेजोनेंस बढ़ रहा है कर सरेंडर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना? वो आप कहने को बोलना पड़ता है कि वो जो है या तो होता है या तो नहीं होता है, पर ग्रेजुअली भी हाँ, होता है। वो बहुत सारी चीज़ें ग्रेजुअल भी अपनी होती हैं। लेकिन एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है कि जहाँ पर सरेंडर फिर वो ग्रेजुअल नहीं होता, वहाँ पर पूरा घट जाता है, पूरी तरह से घट जाता है। करना नहीं होता है, हो जाता है। हाँ, हो जाता है। फिर इसको इसलिए नया शब्द कहते हैं ना, रेजोनेंस। रेजोनेंस रेजोनेंस बढ़ रहा है, रेजोनेंस बढ़ रहा है, फिर सरेंडर घटेगा। सरेंडर का अर्थ है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और रेजोनेंस का अर्थ है कि रेजोनेंस अभी हो रहा है, बाद में रेजोनेंस डिस्टर्ब भी हो सकता है। रेजोनेंस का मतलब यहाँ पे ग्रेजुअल चीज़ है। तो ग्रेजुअल का मतलब ये ग्रेजुअल ऊपर नीचे होता रहेगा, अप एंड डाउन इसमें लगे हुआ है। और सरेंडर का मतलब है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, उसके बाद वो सरेंडर वापस नहीं लिया जा सकता है। जो वापस लिया जा सकता है वो रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस से। और सरेंडर वापस नहीं लिया जा सकता। स्वामी जी, वो सरेंडर फिर हमेशा के लिए रहता ही है। और हमने कभी वो तो उसका ख्याल भी नहीं आएगा। सोची होगी कभी पहले, तब जाके ये आया होगा भाव अंदर। इस कहीं ना कहीं कभी न कभी बात हमने सोची होगी, भाई सरेंडर होते ही सब चीज क्योंकि उस टाइम में तो ये ज्ञान की बातें हमें पता ही नहीं होती थी। पर एक था कि अगर कोई गुरु आपको समझाता है तो वो आपके अच्छे के लिए, तो उस टाइम पे सरेंडर करना शुरू किया, पहले मैनिफेस्ट किया होगा क्या उस चीज को कि सरेंडर करें? वह देखो जन्मों जन्मों की यात्रा है। हाँ, इसमें कहीं पर रेजोनेंस के हर समय में कहीं ना कहीं बैठता ही है। लेकिन धीरे धीरे ये भी समझ में आता है कि हम सरेंडर घटित नहीं हुआ। रेजोनेंस जो है जिस फुलफिलमेंट की ओर जाना चाहिए वहाँ तक जा नहीं पाया, और नहीं जा पाया तो जीवन अकारत गया। जीवन अकारत गया, फिर स्कूल का बस्ता मिल गया, और फिर ए फॉर एप्पल और बी फॉर बाय से ही शुरू करना पड़ा। हालांकि वहाँ पे थोड़ी पढ़ाई फास्ट होती है, पुराने पुण्यों का उदय फटाफट होने लगता है, एक लेवल तक फटाफट आ जाते हैं। लेकिन फिर आकर के वही गाड़ी अटक जाती है जहाँ पहले अटकी थी। उस अटकाव को तोड़ना पड़ता है, और वो अटकाव यदि टूट गया तो बात बन जाती। पूरी करें बात आप यहाँ।